मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 941 आज रात जाल बिछाना। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 941 आज रात नेट्स पर आक्रमण। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 941 आज रात जाल खींचना। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन इससे अधिक खुश नहीं हो सकती थी कि किसी ने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दी थी। इसका मतलब यह था कि उनके व्यापार संदेश ने एक विशाल दर्शक वर्ग को प्रभावित किया था और ऐसे कई विशेषज्ञ थे जिनके पास अपने विरोधियों को विश्व सफाई से उबरने में मदद करने का आत्मविश्वास नहीं था। व्यापार संदेश लिन युआन के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि विशेषज्ञों को जो शर्त पूरी करनी थी वह उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं थी, फिर भी इससे उसे काफी फायदा होगा। लिन युआन के पास अब एंडलेस समर की उपचार क्षमताओं और किल फूड स्काई बटरफ्लाई की युद्ध शक्ति के रूप में क्रिएशन ब्रीड की लड़ने की शक्ति है। द मदर ऑफ ब्लडबाथ भी संभावनाओं का एक कुआं था जिसका दोहन होने की प्रतीक्षा थी। डुआन ही का पर्पल डेमन भी एक लड़ाकू शक्ति था। पर्पल डेमन को अपने से उच्च ग्रेड वाले फी के मांस का उपभोग करने की आवश्यकता थी जिसे प्राप्त करना मुश्किल था। लेकिन हाल ही में ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के कई ब्लड ब्रू अंगूर पक गए थे। ब्लड ब्रू अंगूरों में से कुछ ब्लडबाथ की मां को रक्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिए जाएंगे। जल्द ही रक्त बीज की मां मिथक 3 में विकसित होने में सक्षम होगी। जैसे जैसे उन्होंने लॉन्गजियो, इंडिगो अज्योर गार्ड कैप्टन, कोइलिंग ड्रैगन वैली, डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के साथ काम करना जारी रखा, लिन युआन के लॉ सोर्स क्रिस्टल्स के स्टोर में लगातार वृद्धि हुई। गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती जो उन्होंने कोइलिंग ड्रैगन वैली और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन को दिए थे, अन्य दिग्गजों और शीर्ष गुटों के हाथों में पड़ने लगे थे। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पर्ल्स के पोषण के लिए ब्रोकेड जिथेर भी कड़ी मेहनत कर रहा था। निकट भविष्य में लिन युआन के पास लॉ सोर्स क्रिस्टल्स की कमी नहीं होगी। वह ये दावा करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह मिथ ब्रीड के जानवरों की वफादारी हासिल करने में सक्षम था और उसके पास पहले से ही क्रिएशन ब्रीड के जानवरों को पालने की और भी योजनाएं थीं। इस प्रकार लिन युआन के पास सम्राट वर्ग के विशेषज्ञों के लिए अधिक उपयोग नहीं था जो व्यापार संदेश का जवाब देते थे। सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ जिस शर्त को पूरा करने के लिए सहमत होंगे वह स्काई सिटी को और मजबूत करने वाली शक्ति बन जाएगी। वे टाइलें बन जाएंगी जिन्होंने स्काई सिटी को बादलों की ओर ऊंचा बनाया। जिस हिस्से की उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी वह विश्व अनुग्रह था जो विश्व सफाई के बाद उतरेगा। हालांकि आनंद की शुद्ध भूमि ने विश्व अनुग्रह का केवल 10% ही अवशोषित किया। ये बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उत्पादन करने में सक्षम होगा जिसका उपयोग लिन युआन अपने फे के ग्रेड को विकसित करने के लिए करेगा। फे ग्रेड में विकास से युद्ध श्रेणी की भावना क्यूई पेशेवर के रूप में ब्लैक की शक्ति में वृद्धि होगी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के साथ अनुबंध करने के बाद लिन युआन को उसकी स्कर्ट पर उकेरे गए कानूनों से लाभ हुआ था। लिन युआन को एहसास हुआ कि हाल ही में अपनी शक्ति बढ़ाने की जल्दबाजी में उसने अपने स्वयं के विरोधियों को विकसित करने की उपेक्षा की है। वह आत्मचिंतन किए बिना नहीं रह सका। स्पिरिट क्यूई पेशेवर लड़ने के लिए अपने साथियों पर निर्भर थे। इस प्रकार किसी की शक्तियों को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। लिन युआन को लगा कि वह सुस्त हो गया है। यदि वह इस अंधे व्यापार का उपयोग विश्व सफाई पर काबू पाने में अधिक विरोधियों की मदद करने के लिए कर सकता है तो उसके स्वयं के शत्रु भी विकसित होने में सक्षम होंगे। उन्होंने अपने साथियों के गुणों को विकसित करने के लिए दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री खोजने की भी योजना बनाई। हालांकि लिन युआन के लिए व्यापार संदेश के बारे में संदेशों का जवाब देने का यह सबसे अच्छा समय नहीं था। लिन युआन ने पहले ही फ्लावर ब्रोकेड पर्ल्स के 65 सेट बिक्री के लिए रख दिए थे और वह बाजार में उपलब्ध सभी ऑरोरा पराग को इकट्ठा करने की योजना बना रहा था। बाजार हमेशा संवेदनशील था और परचेज विद नो लॉस का अंधाधुंध व्यापार स्टार वेब पर प्रसिद्ध हो गया था। अनगिनत लोगों ने अंधधंधों की सभी खबरों पर ध्यान दिया। जो लोग ध्यान दे रहे थे वे ऑरोरा पराग प्राप्त करने के लिए पहले से ही उपलब्ध सभी कनेक्शनों का उपयोग कर रहे थे। हालांकि सन निंगजियांग को यह नहीं पता था कि लिन युआन उस जाल को खींचने की योजना बना रहा था जिसमें उसने सी ब्लिस कबीले को फंसाया था। इसलिए ऑरोरा पराग की कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए सन निंगजियांग को अपने पास मौजूद सभी ऑरोरा पराग को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। लिन युआन ऐसा नहीं होने देना चाहता था क्योंकि इससे उसकी योजना पर पानी फिर जाएगा और लिन युआन के लिए 1300 फूल ब्रोकेड मोती को अंधे व्यापार के माध्यम से बेचना व्यर्थ हो जाएगा। व्यापार संदेश के बारे में विशेषज्ञों को संदेश भेजने के बजाय लिन युआन ने स्टार वेब छोड़ दिया और सन निंगजियांग को फोन किया। लिन युआन ने दूसरी ओर से सन निंगजियांग की कर्कश आवाज सुनने से पहले आधे मिनट तक कॉल की घंटी बजी। लिन युआन, आपने गार्ड ये बैंक्वेट को इतनी अचानक छोड़ दिया कि आपने मार्शल आर्ट स्टेज जीतने के लिए अपने पुरस्कार भी एकत्र नहीं किए। क्या कुछ गंभीर घटित हुआ? लॉन ताओ, ली हुआन, गाओ फेंग और मैं सभी ने ये जानने की कोशिश की कि आपके साथ क्या हुआ। लिन युआन ने जवाब देने से पहले हंसते हुए कहा, कुछ जरूरी बात आ गई और मैं एक दोस्त की मदद करने गया। लिन युआन ने जो कहा उसे सुनकर सुन निंगजियांग दंग रह गईं। उसे याद आया कि लिन युआन मिस्टिक मून के साथ चला गया था, इसलिए उसने मान लिया था कि लिन युआन के साथ कुछ बेहद गंभीर घटित हुआ था। सन निंगजियांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन युआन ने सिर्फ एक दोस्त की मदद करने के लिए अपना पुरस्कार स्वीकार करने का गौरव छोड़ दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन युआन ने उस दोस्त के लिए क्या किया था। सन निंगजियांग को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि लिन युआन ने अपने दोस्तों के साथ इस तरह का व्यवहार किया। लिन युआन का मित्र बनने के लिए कोई भी भाग्यशाली होगा। सन निंगजियांग चमक उठी क्योंकि वह लिन युआन की दोस्तों में से एक थी। पहली बार वह लिन युआन से स्काई सिटी के निजी क्षेत्र में मिली थी। यहीं पर उन्होंने अपनी साझेदारी भी स्थापित की। लेकिन ये तभी हुआ जब गार्ड ये बैंक्वेट में म्याओ जुओ के साथ उसके टकराव ने लिन युआन को फंसा दिया, जिससे उसने अपने लिए लिन युआन की धार्मिकता देखी। तभी उसने लिन युआन की पहचान का अनुमान लगाया।
उसने लिन युआन के समूह में शामिल होने की पहल की थी। कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को बनाए रखने वाले समर्थन के मुख्य स्तंभ के रूप में सन निंगजियांग की जिम्मेदारी की भावना ने उसे लिन युआन की असली पहचान का पता लगाने के बाद स्वचालित रूप से उसका पक्ष हासिल करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसकी मित्रता ने लिन युआन की सच्ची दोस्ती अर्जित की है, जिसे उसने आशीर्वाद के रूप में देखा। लिन युआन ने उसे लॉन्गताओ और लीहुआन से भी जोड़ा था, जिससे कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को कोइलिंग ड्रैगन वैली और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के साथ साझेदारी करने में मदद मिली। ये साझेदारियां कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के लिए मुक्ति का मार्ग हो सकती हैं। गार्ड ये बैंक्वेट छोड़ने के बाद सन निंगजियांग ने पिछला दिन कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के मामलों को संभालने में बिताया था और खुद को हाइड्रेट करने के लिए भी उसके पास मुश्किल से ही समय था। खुबानी ने अभी अभी उसे बताया था कि ऑरोरा पराग की मांग में विस्फोट हुआ है। सन निंगजियांग ने लिन युआन से पूछा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 942 आप सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ बनने के योग्य नहीं हैं। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 942 आप सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ बनने के योग्य नहीं हैं। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 942 आप सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ बनने के योग्य नहीं हैं। अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन अरोरा पराग की कीमत को दबाना आसान नहीं है। सबसे पहले मुझे 10 टन की कीमत को दबाने के लिए केवल 1 टन अरोरा पराग की आपूर्ति करने की आवश्यकता थी, लेकिन हाल ही में मुझे 10 टन की कीमत को दबाने के लिए 9 टन की आपूर्ति करने की आवश्यकता है। लिन युआन के पास अरोरा पराग खरीदने और सीब्लिस कबीले को निशाना बनाने का अपना कारण था। सन निंगजियांग लिन युआन से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वह उन्हें बढ़ती मांग के इस मौजूदा दौर में बाजार में अरोरा पराग की आपूर्ति जारी रखने की सलाह देंगे। दूसरी ओर वह लिन युआन को यह याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि बाजार में खरीदने के लिए लगभग कोई और अरोरा पराग नहीं बचा है, क्योंकि उपलब्ध अधिकांश स्टॉक की आपूर्ति उसके द्वारा की जा रही थी। लिन युआन ने इस पर चर्चा करने के लिए सन निंगजियांग को बुलाया था, फिर भी उसने यह मामला उनके सामने उठाया था। वह उसके तेज दिमाग से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। सन निंगजियांग बाजार में किसी भी अरोरा पराग की आपूर्ति बंद करो। अरोरा पराग का संग्रह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है और अब कीमत आसमान छूने का समय आ गया है। मैं अब व्यवस्था करूंगा और आज रात तक जितना संभव हो उतना अरोरा पराग एकत्र करने के लिए कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के कनेक्शन का उपयोग करूंगा। हम कई व्यवसायों के साथ काम करते हैं और उन्हें इसमें हमारी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सन निंगजियांग ने उत्तर दिया। लिन युआन ने भौहें उठाईं। अब जब अरोरा पराग की कीमत को स्वतंत्र रूप से बढ़ने की अनुमति देने का समय था, तो सन निंगजियांग बैरल के नीचे से खुदाई करने का विकल्प चुन रहा था। भले ही सी ब्लिस कबीले ने एक अनुभवी गुट के रूप में अपने गौरव को अलग रख दिया हो, उनके लिए ब्लिस की एंजेलफिश को खिलाने के लिए बेहद महंगा अरोरा पराग खरीदना असंभव होगा। लिन युआन को आश्चर्य हुआ कि सी ब्लिस कबीला कितना अधिक हास्यास्पद हो सकता है। सन निंगजियांग से बात करने के बाद लिन युआन तुरंत स्टार वेब पर लौटे और देखा कि एक अन्य व्यक्ति ने उनके व्यापार संदेश का जवाब दिया था। इससे लिन युआन की आंखें चमक उठीं और वह उस पहले व्यक्ति को जवाब देने वाला था जिसने उसे संदेश भेजा था। लेकिन जब उसने संदेश देखा तो लिन युआन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। छाता पकड़े हुए आकर्षक लड़का, क्या आप विश्व सफाई के दौर से गुजर रहे लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे? चीज़ों को आधिकारिक बनाने के लिए मुझे आपके साथ स्पिरिट गार्ड्स के पास जाने की आवश्यकता होगी। यदि मेरा पालतू मर जाता है तो आपके स्टोर को मुझे अच्छा मुआवजा देना होगा। इस व्यक्ति का मुआवजे के बारे में इतनी लापरवाही से बात करना निश्चित रूप से व्यावहारिक था। हालांकि अपने स्वयं के लाभों की रक्षा करना मानवीय प्रवृत्ति थी, मुआवजे का अनुरोध करने का यह तरीका निश्चित रूप से सशक्त था। यहाँ तक कि कुछ सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ भी, जिन्होंने विश्व सफाई से उबरने में अपने दोस्तों के पतियों की मदद की थी, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ऐसे हादसे कब होंगे या नहीं होंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाएगा। फिर भी यह व्यक्ति चाहता था कि लिन युआन सभी जोखिम उठाए। इससे लिन युआन को इस व्यक्ति की ईमानदारी पर बहुत संदेह हुआ। हालांकि लिन युआन के पास किल फूड स्काई बटरफ्लाई थी और यह संबंधित जानवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। डायमंड एक्स के वर्ल्ड ग्रेस और जीनियस के विकास के 10% के लिए लिन युआन ने खुद को तैयार किया और उत्तर दिया। डीप माउंटेन एल्डरलिन, मुझे स्पिरिट गार्ड्स के पास जाने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि हम आपको अनुचित सीमा तक क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। यदि आपका कुत्ता वास्तव में विश्व सफाई के दौरान मर जाता है तो हम आपको कांस्य महाकाव्य शुल्क से मुआवजा देंगे और हम आपके पालतू जानवर को उसके वर्तमान ग्रेड में विकसित करने में खर्च किए गए संसाधनों का भी ध्यान रखेंगे। क्या ये स्वीकार्य है? एक बार अपना उत्तर भेजने के बाद लिन युआन अगले व्यक्ति का संदेश पढ़ने जा रहा था, तभी उसे छाता पकड़े हुए आकर्षक लड़के का उत्तर मिला। छाता पकड़े आकर्षक लड़का, ठीक है, हालांकि हमें यह भी शर्त लगानी होगी कि जब तक मेरा 3 सींग वाला ड्रैगन राइनो विश्व सफाई द्वारा अपूरणीय रूप से घायल हो जाता है, आपके स्टोर को मुझे मुआवजा देना होगा। लिन युआन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। वह छाता पकड़े आकर्षक लड़के पर और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से लिन युआन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगर लिन युआन को अभी भी मुआवजा देना होता, अगर मादा जानवर नहीं मरता, तो वह अनिवार्य रूप से बिना कुछ लिए उसकी रक्षा करता। इसके अलावा उस व्यक्ति ने सुजरेन फैंटेसी वी थरी हॉर्न ड्रैगन राइनो का अनुबंध किया था। थरी हॉर्न ड्रैगन राइनो एक प्रभावशाली रक्षा प्रकार का गैंडा था जो अन्य जानवरों पर हमला करने के लिए अपने 3 सींगों का उपयोग कर सकता था। इसकी मोटी खाल भी तात्विक क्षमताओं के प्रति प्रतिरोधी थी।
यदि लिन युआन ने थरी हॉर्न ड्रैगन राइनो को अनुबंधित किया होता तो उसकी रक्षात्मक क्षमताएं लिन युआन के लिए पहले से ही पर्याप्त होती ताकि वह आश्वस्त हो सके कि वह मिथ ब्रीड में विकसित होने में सक्षम है। हालांकि अट्रैक्टिव बॉय होल्डिंग अम्ब्रेला कहे जाने वाले शख्स में यह आत्मविश्वास नहीं था। इसका मतलब यह था कि छाता पकड़ने वाले आकर्षक लड़के के पास किसी विशेषज्ञ का दिल बिल्कुल भी नहीं था। उसका दिमाग केवल इसी विचारों से भरा रहता था कि कैसे आंखें मूंदकर दूसरों का फायदा उठाया जाए। लिन युआन को ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन विश्व अनुग्रह के 10% की खातिर लिन युआन ने खुद को सहमत होने के लिए मजबूर किया। जैसे ही लिन युआन छाता पकड़े आकर्षक लड़के को रॉयल कैपिटल में आने के लिए कहने ही वाला था, उसने एक और संदेश देखा। छाता पकड़े हुए आकर्षक लड़का, चून की सौदा पक्का हो गया है, आइए आपकी शर्तों पर चर्चा करें। मेरा मानना है कि विश्व अनुग्रह का 10% अनुचित है, आप क्या सोचते हैं? लिन युआन की मुट्ठी किसी चीज से संपर्क करने के लिए कुचलाने लगी। वह हमेशा खुद को एक अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति मानता था, लेकिन छाता पकड़े हुए आकर्षक व्यक्ति वास्तव में लिन युआन की सीमाओं का परीक्षण कर रहा था। लिन युआन ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए उत्तर दिया, डीप माउंटेन एल्डर लिन, दफा हो जाओ। आप सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ बनने के योग्य नहीं हैं। आपका 3 सींग वाला ड्रैगन राइनो मिथ ब्रीड से नीचे रहना तय है। लिन युआन ने छाता पकड़े आकर्षक लड़के को ब्लॉक कर दिया ताकि उसे अब ऐसे व्यक्ति से उलझना न पड़े। इसके बाद उसने खुद को शांत किया और दूसरे व्यक्ति का संदेश पढ़ने के लिए आगे बढ़ा जिसने उसके व्यापार संदेश का उत्तर दिया था। तैरती दुनिया आपदा की शिकायत करती है। नमस्कार, मेरे दोनों दोस्त मिथक 2 के शिखर पर हैं। क्या आपका स्टोव मिथ 3 के लिए विश्व सफाई स्वीकार करता है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ, संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन, उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 943 बिल्कुल, फे इवोल्यूशन मचेंट, सी 943 बिल्कुल। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन, अध्याय 943 बिल्कुल। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन की आंखें चमक उठीं और उसने जवाब दिया, डीप माउंटेन एल्डर लिन, बेशक। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी में वास्तव में 2 शिखर मिथक 2 होंगे। मिथक 3 विश्व सफाई के बाद जो विश्व अनुग्रह अवतरित हुआ, वह मिथक 2 विश्व सफाई के बाद से पूरी तरह से अलग था। मिथ 3 वर्ल्ड क्लींजिंग से निकली वर्ल्ड ग्रेस का उद्देश्य एक व्यक्ति को शारीरिक हथियार प्राप्त करने में मदद करना था, और वह मिथ 2 वर्ल्ड ग्रेस से प्राप्त वर्ल्ड ग्रेस से 10 गुना अधिक मजबूत थी। 2 मिथ 3 फे के वर्ल्ड ग्रेसेस का 10% स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का ढेर पैदा करेगा जो जीनियस को डायमंड एक्स फैंटेसी आई में विकसित करने में सक्षम करेगा। जीनियस के डायमंड एक्स फैंटेसी आई में विकसित होने के बाद भी स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल की उचित संख्या मौजूद रहेगी। लिन युआन को लगा कि वह स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल के नशे में होने की भावना को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि लिन युआन को संदेह होने लगा, यदि फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी में 2 शिखर मिथक 2 फे होते तो वे एक दूसरे को मिथक 3 तक विकसित होने में मदद करते। इसके अलावा जो व्यक्ति सुजवेंट मिथ 2 के लिए 2 पक्षियों का पालन पोषण कर सकता है, उसके पास संसाधनों की कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को प्रमुख गुटों में से एक या डुआन है जैसे मेहनती स्वतंत्र ठेकेदार से होना चाहिए। हालांकि यह अजीब लग रहा था कि फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी जैसा विशेषज्ञ मदद के लिए लिन युआन के पास आ रहा था। फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी के पीछे का व्यक्ति 2 मीटर लंबा, कटे हुए बालों और उभरी हुई मांसपेशियों वाला एक मोटा आदमी था। लेकिन उस मोटे आदमी के चेहरे पर एक नज़र डालें और कोई भी देख सकता है कि उसके चेहरे पर न केवल उग्रता की कमी थी, बल्कि वह सुंदर था। उसके पूरे शरीर पर सुई पंचर जैसे निशान पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि यह बाहरी चोटों का नतीजा नहीं है, बल्कि यह कोई पौधा है जो उसकी त्वचा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। निशानों के कारण उस मोटे आदमी की त्वचा बहुत विचित्र लग रही थी। ये निशान भी कभी कभी बदल जाते थे, जैसे कि आदमी की त्वचा के नीचे एक कनखजुरा रेंग रहा हो। वह आदमी समय समय पर अपनी भौहों को गहराई से सिकोड़कर कांपता था, जैसे कि वह असहनीय दर्द से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि ये स्पष्ट था कि ऐसा दर्द आदमी के जीवन में एक दैनिक घटना थी। कांपने और भौहें सिकोड़ने के अलावा निशानों के हिलने डुलने से उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उन्होंने लिन युआन का उत्तर देखा तो उस मोटे आदमी की सिकुड़ी हुई विशेषताओं में कोई कमी नहीं आई। उसके चेहरे पर फीकी आशा की झलक खिल उठी और उसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल। लिन युआन के जवाब ने उस मोटे आदमी को और अधिक आत्मविश्वास दे दिया था। उस क्षण आदमी की त्वचा पर निशान बेतहाशा घूमने लगे। इसके बाद आई शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और मानसिक पीड़ा ने उस व्यक्ति को स्टार वेब से लॉग आउट करने के लिए मजबूर कर दिया। सारी पीड़ा से एक इच्छाशक्ति फूट पड़ती है, सारी पीड़ा को दबा देती है। हालांकि उसके शरीर पर निशान अभी भी घूम रहे थे, उस आदमी ने फिर से स्टार वेब में लॉग इन किया और लिन युआन को एक लंबा संदेश भेजने से पहले उम्मीद से कांप उठा। फ्लोटिंग वर्ल्ड आपदा की शिकायत करता है, मेरे 2 सुजवेंट मिथ 2 फे बहुत खास हैं। वे विश्व सफाई के किसी भी हमले को संभाल नहीं सकते, जिसके परिणामस्वरूप उनका तत्काल विनाश हो सकता है। क्या आपको लगता है कि वे अभी भी विश्व सफाई का अनुभव कर सकते हैं? उस हटे कट्टे आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह न्याय मिलने का इंतजार कर रहा हो। जब लिन युआन ने पहली बार फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी का संदेश देखा था तो उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी संदेह की झलक दिखाई दे रही थी। ये हास्यास्पद था कि फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी के 2 सुजवेंट मिथ 2 फे वर्ल्ड क्लींजिंग के किसी भी हमले को संभाल नहीं सके। जीनियस एक कार्यात्मक प्रकार का योद्धा था जिसके पास कोई युद्ध कौशल नहीं था। इसलिए जब यह मिथ 2 के शिखर पर पहुंचा तो इसे विश्व सफाई के किसी भी हमले से प्रभावित होने से बचना पड़ा। अन्यथा विश्व सफाई के दौरान इसकी जड़ों के घायल होने की बहुत अधिक संभावना थी।
हालांकि यह मरेगा नहीं। हालांकि कार्यात्मक प्रकार के फीस में लड़ने की क्षमता नहीं थी, सुजरेंट मिथ तक पहुंचने के बाद उनकी काया काफी शक्तिशाली हो गई होगी और वे विश्व सफाई के हमलों में से किसी एक से तुरंत नहीं मरेंगे। जाहिर तौर पर फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी के दो सुजरेंट मिथ दोफे बहुत खास थे, लेकिन वे जितने विशेष थे वे उतने ही विशेष रूप से मूल्यवान थे। इस प्रकार फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी को अपनी मदद के लिए विशेषज्ञों को खोजने के लिए अपने साथियों की विशेष क्षमताओं का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन युआन ये पता नहीं लगा सका कि फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी की स्थिति क्या थी, इसलिए उसने इस पर ध्यान न देने का फैसला किया या यह नहीं पूछा कि फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी की स्थिति क्या थी। अन्य लोग फ्लोटिंग वर्ल्ड की इस शिकायत से स्तब्ध हो सकते हैं कि कैलामिटी के दुश्मन वर्ल्ड क्लींजिंग से एक भी हमला प्राप्त करने में असमर्थ हैं, लेकिन लिन युआन के लिए यह आसान काम था। लेकिन चूंकि फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी ने अपना अनुरोध किया था, लिन युआन को लगा कि उसे अपनी शर्तों को समायोजित करने की आवश्यकता है। डीप माउंटेन एल्डर लिन, कोई बात नहीं, मैं वादा कर सकता हूं कि आपके दोनों साथियों को विश्व सफाई से कोई हमला नहीं झेलना पड़ेगा। उस हटे कट्टे आदमी की आंखें खुली रह गईं और उसकी आंखों में आशा की चिंगारी भड़क उठी। उसकी आंखें दो छोटे सूर्यों के समान लग रही थीं। अंततः उस हटे कट्टे आदमी को सुरंग के अंत में रोशनी दिखी। वह थोड़ा कांपने लगा, लेकिन अपने घाव के दर्द के कारण नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी उत्तेजना ने उसके शरीर पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 944 स्टार वेब पर सबसे खुश व्यक्ति फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 944 स्टार वेब पर सबसे खुश व्यक्ति। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 944 स्टार वेब पर सबसे खुश व्यक्ति। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। उसी क्षण उस मोटे आदमी में आशा की बाढ़ आ गई। उसकी आत्मा की गहराइयों में आमतौर पर दबी हुई नफरत हिंसक रूप से बढ़ गई और उसकी मनमोहक विशेषताएं खुद को एक ठंडी अभिव्यक्ति में व्यवस्थित कर गईं। अचानक लिन युआन ने फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी को एक और संदेश भेजा। डीप माउंटेन एल्डर लिन, आपके अनुरोध के लिए क्रिएशन ब्रीड फे की शक्ति की आवश्यकता होगी। मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में जानते हैं। मेरा मानना है कि आप अपने दुश्मनों को विश्व सफाई से उबरने में मदद करने के लिए एक शोध श्रेणी विशेषज्ञ की तलाश कर रहे हैं। यदि हाँ, तो मुझे अपनी निर्धारित शर्तों को जोड़ना होगा, लेकिन मैं बहुत अधिक नहीं जोड़ूंगा। चूंकि आपके पास विश्व सफाई पर काबू पाने के लिए 2 फी की जरूरत है, इसलिए मुआवजा दोगुना कर दिया गया है और 50 और स्रोत प्रकार की वस्तुएं जोड़ दी गई हैं। कीमत बदलने से पहले लिन युआन ने गहराई से सोचा था। संदेश भेजने का मुख्य कारण विश्व अनुग्रह का 10% प्राप्त करना था, इसलिए उन्होंने कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की। उस मोटे आदमी की अभिव्यक्ति खराब हो गई और उसके कान लाल हो गए। इससे वह और भी प्यारा लगने लगा, जैसे वह कोई विशाल टेडी बियर हो। उसने अपने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर डालते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाया। उन्होंने लिन युआन को एक आश्चर्यजनक उत्तर भेजा। फ्लोटिंग वर्ल्ड ने विपत्ति की शिकायत की। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का कोई शुल्क या स्रोत प्रकार की वस्तुएं भी नहीं हैं। क्या मैं तुम्हें इसके बदले सारी विश्व कृपा दे सकता हूँ, या फिर मेरे विश्वास के मिथक 3 तक विकसित हो जाने के बाद मैं पैसे कमाने का एक रास्ता खोज सकता हूँ। हटे कट्टे आदमी ने शर्मनाक तरीके से एक और संदेश जोड़ा। फ्लोटिंग वर्ल्ड आपदा की शिकायत करता है। मैं निश्चित रूप से आपको तदनुसार भुगतान करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब लिन युआन ने पहली बार संदेशों को देखा तो उसका जबड़ा खुला रह गया। ये व्यक्ति कितना मोटी चमड़ी वाला है। उसमें मेरा फायदा उठाने की हिम्मत थी। स्टार वेब पर स्टोर्स ने कब से क्रेडिट स्वीकार किया। लिन युआन ने फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी के संदेशों को करीब से देखा और महसूस किया कि वह वास्तव में उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह बेहद ईमानदार लग रहा था। फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी को अपने विरोधियों को विश्व सफाई से उबरने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत थी, जबकि लिन युआन के पास कट्टर श्रेणी की शक्ति थी। इस प्रकार फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी के 2 शिखर सुजरेन मिथ 2 ने वर्ल्ड क्लींजिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद लिन युआन की मार्शल फोर्स के सामने अपने शब्द से पीछे नहीं हट सके। फिर भी फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी सारी विश्व कृपा छोड़ने को तैयार था। इससे पता चलता है कि कैसे एक कोने में फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट ऑफ कैलामिटी का समर्थन किया गया था, क्योंकि वह अनिवार्य रूप से अपने दुश्मनों का भविष्य छोड़ रहा होगा। एक बार पुल पार करने के बाद उसे जलाने से किसी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि उन्हें अंततः सफलता नहीं मिल जाती। फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी ने लिन युआन को एक और संदेश भेजा। फ्लोटिंग वर्ल्ड विपत्ति की शिकायत करता है। यदि आप श्रेय स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं 3 साल तक आपका सेवक बनने के लिए कानून की शपथ ले सकता हूँ। मैं उन 3 वर्षों में आपके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन 3 साल पूरे होने पर मुझे कुछ आवश्यक काम करने के लिए निकलना होगा। जब लिन युआन ने संदेश पढ़ा तो वह चुप हो गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भी एक बार अंधेरे में डूब गया था और उसे बड़ी मेहनत से खुद ही अंधेरे से बाहर निकलना पड़ा था। लिन युआन को लगा कि वह कुछ हद तक फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी से संबंधित हो सकता है। जब तक वह निराशाजनक स्थिति में न हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि एक सम्राट वर्ग विशेषज्ञ अपने गौरव को अलग रख दे, अपनी स्वतंत्रता को त्याग दे और अपने भाग्य को किसी अजनबी के हाथों में छोड़ दे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद लिन युआन ने अपना उत्तर भेजा। डीप माउंटेन एल्डर लिन, मैं पहले आपके दुश्मनों को विश्व सफाई से उबरने में मदद करूंगा। एक बार मिलने पर हम मुआवजे और अन्य शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं। रॉयल कैपिटल पहुंचने के बाद मुझे बताएं। लिन युआन ने अपना फ़ोन नंबर फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी को भेजा।
वह फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी को अच्छी तरह से नहीं जानता था। इस प्रकार उसने उसे 3 साल तक अपने नौकर के रूप में लेने के प्रस्ताव को स्वीकार करने का साहस नहीं किया। फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी के शब्दों से लिन युआन समझ सकता था कि उसके पीछे एक लंबी जीवन कहानी है जिसमें उसे 3 साल में क्या करना है यह शामिल होगा। इसलिए उन्होंने मुआवजे पर सहमत होने से तब तक रुकने का फैसला किया जब तक कि उनके सामने फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट ऑफ कैलामिटी का सामना न हो जाए। इससे पहले कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि 2 स्वर्ग और पृथ्वी शुल्क और 110 स्रोत प्रकार की वस्तुओं या फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट ऑफ कैलामिटी को अपने नौकर के रूप में लेना है या नहीं। 3 साल। लिन युआन को नौकर शब्द पसंद नहीं आया। लिसन ने अपनी दास्ता की शपथ लेने के लिए अपनी इच्छाशक्ति रून का इस्तेमाल किया था, लेकिन लिन युआन ने हवेली के अन्य लोगों से उसके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया। उन्होंने फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट ऑफ कैलामिटी के उत्तर की प्रतीक्षा की, लेकिन काफी समय बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट ऑफ कैलामिटी के संदेशों को खोला तो लिन युआन ने देखा कि फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट ऑफ कैलामिटी ने स्टार वेब से लॉग आउट कर दिया था। लिन युआन ने आह भरते हुए कहा, फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट ऑफ कैलामिटी में क्या गलत है? वह हमारी गंभीर चर्चा के बीच से ही चला गया। वह इतना अविश्वसनीय क्यों है? लेकिन चूंकि उसने संदेश भेज दिया था, इसलिए वह केवल फ्लोटिंग वर्ल्ड कंप्लेंट्स ऑफ कैलामिटी द्वारा उसे कॉल करने का इंतजार कर सकता था। उस समय एक छोटे जर्जर घर में एक लंबा लबादा पहने एक मोटा आदमी फर्श पर बेतहाशा छटपटा रहा था। जाहिर है वह तीव्र दर्द से जूझ रहा था और दर्द की किसी भी चीख से बचने के लिए उसने अपना जबड़ा बंद कर लिया था। उसका काला वस्त्र पसीने से भीग गया था और वह इधर उधर छटपटाते हुए जमीन पर दाग छोड़ गया। वह जमीन पर औंधे मुंह लेट गया और कुछ देर बाद उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसके चेहरे की नमी पसीने और आंसुओं का मिश्रण थी। N-O-Epsilon-L-1N। उस मोटे आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और 1 सेकंड के लिए अपने घावों को देखा, इससे पहले कि वह कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अंधेरी रात में ऐसे देखा मानो वह प्रकाश की एक किरण की तलाश कर रहा हो जो उसके दिल को रोशन कर दे। अल्पविराम। अब जब उसने अपने मामले सुलझा लिए थे तो वह चिमी की जांच करना चाहता था। वर्तमान में चिमी का लाइव स्ट्रीमिंग रूम स्टार वेब पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्थान था। बायहाउ अब स्टार वेब पर सबसे उत्साहित और खुश व्यक्ति थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 945 कितना शक्तिशाली मेजबान है? फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 945 क्या शक्तिशाली मेजबान है? प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 945 कितना शक्तिशाली मेजबान है? अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। बायहाउ अपनी अनुकूलता का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में वान फैन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे ताकि अगले इस टूर्नामेंट में 4 सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ बेहतर लड़ाई लड़ी जा सके। वह अपने विस्फोटक हमलों के साथ सबसे अलग थे, अपनी टीम के तीसरे सबसे शक्तिशाली सदस्य थे और उनकी लड़ने की शैली बेहद आक्रामक थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी कमजोरी उसकी सहनशक्ति की कमी थी। यदि वह अपने पहले 3 हमलों में जीत हासिल नहीं कर सका तो वह गहरे संकट में पड़ जाएगा। इस बीच वान फैन एक स्पोर्ट टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर था। वान फैन बायहाउ और लियू जी से परिचित होने के बाद उन्होंने अपने युद्ध आवंटन और लड़ाई शैली को समायोजित किया था। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों के रूप में बायहाउ और वान फैन सभी के पास गुप्त हथियार थे जिनका उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया था। उनका गिल्ड क्लब अभी तक इस स्तर का नहीं बन पाया था और वे कभी भी इस टूर्नामेंट के शीर्ष 5 में नहीं आए थे। यदि वे शीर्ष 4 गिल्ड क्लबों के खिलाफ जीत सकते हैं तो इस टूर्नामेंट में सबसे शक्तिशाली गिल्ड क्लबों की रैंकिंग को फिर से अनुक्रमित किया जाएगा। वे शीर्ष 3 में से एक बनने में भी सक्षम हो सकते हैं और अपने गिल्ड क्लब को ए लेवल गिल्ड क्लब बनने में सक्षम बना सकते हैं। इस प्रकार वान फैन और बायहाउ आवश्यक कार्य करने के लिए तैयार थे। वे इस टूर्नामेंट के दौरान अपने गुप्त हथियारों का एक छोटा सा हिस्सा दिखाने के लिए तैयार थे। हालांकि वे आमतौर पर अपने गुप्त हथियारों को छिपाकर रखते थे और उन्होंने कभी भी इस दिशा में एक साथ काम नहीं किया था। लगातार 2 दिनों के गहन प्रशिक्षण के बाद बायहाउ ने ब्लैक और स्पैरो वॉयस लोली देवी के बीच संबंध पर विचार करना छोड़ दिया। लेकिन अपने दिमाग से सारे विचार खाली करने के बाद भी स्पैरो वॉयस लोली देवी की आवाज़ कभी कभी अपने आप ही उसके दिमाग में तैरने लगती थी। स्पैरो वॉयस लोली देवी की आवाज़ ने न केवल उनका ध्यान भटकाया बल्कि उनमें उत्साह भर दिया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके नेता उनके और वान फैन के प्रशिक्षण के बीच में वान फैन की प्रेमिका अन्ना के साथ चलेंगे। जब बायहाउ ने अपने नेता द्वारा लाई गई खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत प्रशिक्षण कक्ष में स्टार वेब में लॉग इन किया और लाइव स्ट्रीमिंग रूम में चले गए, जहां वह तब भी प्रवेश करते थे जब कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा था। उसने देखा कि गिफ चला गया था। गिफ की जगह एक छाया थी। जब बायहाउ ने छाया देखी तो छवि उस आवाज़ के साथ मिल गई जो बायहाउ की आत्मा में गूंज उठी। बायहाउ ने सोचा, एक बार जब आप उससे मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि सबसे शानदार सुंदर वर्णन भी व्यक्तिगत अनुभव के अनुरूप नहीं हो सकते। वह चकित होकर और बिना पलक झपकाए स्पैरो वॉयस लोली देवी को देखता रहा। एक बार जब उसने स्पैरो वॉयस लोली देवी का चेहरा पी लिया तो उसने अचानक पाया कि उसकी बाहों में छोटी सी सफ़ेद बिल्ली परेशान करने वाली थी और उसकी पूंछ भी बहुत मोटी थी। बायहाउ उस सफ़ेद बिल्ली से ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकी जिसे स्पैरो वॉयस लोली देवी अनिच्छा की दृष्टि से सहला रही थी। यदि बायहाउ लाइव स्ट्रीमिंग रूम में स्क्रीन पर प्रवेश कर सकता था तो वह सफ़ेद बिल्ली को हिलाकर कहता था, आभारी रहो। यदि आप अपने पद पर नहीं रहना चाहते तो मुझे आपकी जगह लेने दीजिए। बायहाउ भले ही स्तब्ध थी, उसके हाथ ने हिलना बंद नहीं किया था। स्टार वेब पर समर्थन के 100 फूलों के गुलदस्ते थे जिनकी कीमत $10,000 थी और बायहाउ हर सेकंड 3 गुलदस्ते भेज रही थी।
स्पैरो वॉयस लोली देवी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम के नंबर 1 समर्थक के रूप में लाइव स्ट्रीमिंग रूम में उनके प्रवेश ने एक अधिसूचना जारी की। स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के लाइव स्ट्रीमिंग रूम के लंबे समय से प्रशंसक पहले से ही बायहाओ के उपहारों के तत्काल हमले के आदी थे, क्योंकि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की लाइव स्ट्रीम के दौरान वह कभी भी अनुपस्थित नहीं थे। स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के कई प्रशंसक अक्सर बायहाओ को स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में देखते थे जब कोई लाइव स्ट्रीम नहीं चल रही थी। ये कहा जा सकता है कि बायहाओ ने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में स्पैरो वॉयस लोली देवी से भी अधिक समय बिताया। अचानक बायहाओ ने अपने संदेश बॉक्स में गतिविधि देखी और उसने वांग फैन का एक संदेश देखने के लिए इसे खोला। रियूनाइटेड वांग फैन, अरे मैं विश्वास नहीं कर सकता कि स्पैरो वॉयस लोली देवी कितनी खूबसूरत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपको उसकी आवाज़ पसंद है, लेकिन अगर वह इतनी खूबसूरत है तो उसने कभी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? अगर उसने शुरू से ही अपना चेहरा दिखाया तो क्या वह और भी अधिक लोकप्रिय नहीं होगी? बायहाओ का मुंह हिल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग फैन ने भी स्टार वेब में लॉग इन किया होगा, नहीं उन्होंने कभी सुना था कि वांग फैन शैडो वॉयस लोली देवी के प्रशंसक भी थे। क्या वांग फैन हमेशा अन्ना से भयभीत नहीं थे? वह कब से इतना बहादुर हो गया कि स्टार वेब पर लड़कियों के लुक पर चर्चा करने लगा? वांग फैन का संदेश पढ़ने के बाद बायहाओ ने पहली बार देखा कि वांग फैन एक उथला व्यक्ति था। उन्हें स्पैरो वॉयस लोली देवी की आवाज़ उनके लुक के कारण पसंद नहीं थी, क्योंकि वह एक उथले व्यक्ति से बहुत दूर थे। चाहे स्पैरो वॉयस लोली देवी ने अपना चेहरा दिखाया हो या नहीं, उनकी लगभग हर लाइव स्ट्रीम सौंदर्य विभाग की शीर्ष 10 लाइव स्ट्रीम में से एक के रूप में समाप्त हुई। क्या शक्तिशाली मेज़बान है! जैसे जैसे लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या बढ़ती गई, बायहाओ को अचानक खतरा महसूस हुआ। अब जब स्पैरो वॉयस लोली देवी ने अपना चेहरा दिखाया था तो देखने वालों की संख्या सामान्य से 4 गुना हो गई थी। हो सकता है कि वह नंबर 1 प्रशंसक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखने में सक्षम न हो। जैसे ही बायहाओ अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी, एक प्रशंसक ने स्पैरो वॉयस लोली देवी को 3000 गुलदस्ते भेजे। इसने उस प्रशंसक को तीसरे स्थान पर धकेल दिया और वह दूसरे स्थान से केवल एक बाल की दूरी पर था। बायहाओ ने तुरंत उस व्यक्ति की आईडी की जांच की और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। आईडी अज्ञात ज्वाला अन्ना थी। क्या ये वांग फैन की प्रेमिका नहीं थी? बायहाओ वांग फैन से पूछने ही वाले थे कि क्या हो रहा था, तभी उन्होंने वांग फैन का एक और संदेश देखा। उसका लहजा बिल्कुल रेड राइडिंग हुड जैसा था जब वह बड़े बुरे भेड़िए द्वारा निगले जाने वाली थी। रियूनाइटेड वांग फैन, बायहाओ, अगर मैं इस डर से आपको सांत्वना देने के लिए यहाँ नहीं आया होता कि आप स्पैरो वॉयस लोली देवी के लुक से निराश हो जाएंगे, तो अन्ना मेरे पीछे स्पैरो वॉयस लोली देवी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में नहीं आती। बायहाओ को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। इना हमेशा लुक्स पर जोर देती थी। उसे ऐसी कोई भी चीज़ पसंद थी जो आकर्षक हो, और जब वह किसी बेहद खूबसूरत चीज़ को देखती थी तो वह पागल हो जाती थी। एक बार जब उसने स्पैरो वॉयस लोली देवी का चेहरा देखा तो वह तुरंत उसकी प्रशंसक बन गई। बायहाओ ने निगल लिया, यदि एना स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की प्रशंसक बन जाती तो अब से वांग फैन की वित्तीय स्थिति में गिरावट ही आएगी। उसने सोचा कि क्या उसे भविष्य में वांग फैन को पैसे उधार देने की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ, संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 946 ब्लैक और लिन युआन है। फे एवोल्यूशन मचेंट सी 946 ब्लैक और लिन युआन है। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 946 ब्लैक और लिन युआन है। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। जब एना अपनी उन्मादी अवस्था में होती थी तो वह अपना और वांग फैन का सारा पैसा स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में डालने में संकोच नहीं करती थी। वह 2 लोगों की आय का मुकाबला कैसे कर सकता है? बायहाओ को लगा कि जल्द ही नंबर 1 प्रशंसक का पद उनसे छीन लिया जाएगा। स्पैरो वॉयस लोली देवी अपनी शानदार आवाज़ और बायहाओ के सभी योगदानों के कारण स्टार वेब पर इतनी तेजी से प्रसिद्ध हो गई थी। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सभी सदस्यों को स्टार वेब पर सेलिब्रिटी माना जाता था। रेडियंस 100 सीक्वेंस के प्रत्येक सदस्य की अलग अलग क्षमताएं थीं और उन्होंने अलग अलग चुनौतियों का सामना किया। इस प्रकार स्टार वेब पर उन सभी के अलग अलग प्रशंसक आधार थे। फैन क्लब अपने आदर्श को मिथ 2 में विकसित करने और जल्द से जल्द मानव रूप में बदलने में मदद करने के लिए क्राउडफंडिंग भी करेंगे। इस प्रकार स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस में बायहाओ का सारा योगदान उनकी सफलता के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति रहा है। अब रेडियंस 100 सीक्वेंस की अन्ना ने स्पैरो वॉयस लोली देवी पर 30,000 रेडियंस डॉलर खर्च किए थे। लाइव स्ट्रीमिंग रूम के शीर्ष पर उड़ते फूलों ने प्रत्येक दर्शक सदस्य को उत्साहित किया। सितारों के सपने, क्या चल रहा है? ये पहले से ही काफी पागलपन है कि लॉर्ड रेंजर स्पैरो वॉयस लोली देवी के प्रशंसकों में से एक है। अननोन फ्लेम लॉर्ड स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की भी प्रशंसक क्यों है? ये युग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जिस अज्ञात फ्लेम लॉर्डेस की पूजा करता हूँ वह स्पैरो वॉयस लोली देवी को भी पसंद करती है। ये भी खूब रही, मेरी दोनों रुचियाँ संरेखित हो रही हैं। मुझे ये पसंद है। नश्वर प्राणियों की दुनिया अनुकूल दिखती है। किसी कारण से मुझे लगता है कि लॉर्ड वांग फैन का सिर अब इतना हरा भरा है कि वह कुंडलित सींग वाली बकरियों के झुंड को खिलाने में सक्षम होगा। सानजू नदी पर झोपड़ी, स्पैरो वॉयस लोली देवी के परफेक्ट लुक और आवाज़ के आधार पर मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आज के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। जिमी स्टार वेब पर अपने संदेशों को देखते समय जीनियस को परेशान कर रहा था और लाइव स्ट्रीमिंग रूम में क्या हो रहा था इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसे हमेशा डर रहता था कि लिन युआन को इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए इसने अपने खाते का उपयोग करके केवल लिन युआन को सरप्राइज बॉक्स भेजा, लेकिन लिन युआन को कभी भी अपने मित्र के रूप में नहीं जोड़ा।
जब भी स्टार वेब उपयोगकर्ताओं को उनके पसंदीदा होस्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की तो उन्हें तुरंत सूचनाएं प्राप्त हुईं। अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देने के लिए मेज़बान व्यक्तिगत रूप से अपने प्रशंसकों का उल्लेख करेंगे। दर्शकों की सूची हमेशा खुली रहती थी और लाइव स्ट्रीम देखने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि मेज़बान किसका उल्लेख कर रहा है। आमतौर पर मेजबान सबसे बड़े योगदान वाले प्रशंसकों का उल्लेख करेंगे, लेकिन कुछ अपवाद भी थे। उदाहरण के लिए स्पैरो वॉयस लोली देवी ने कभी किसी का उल्लेख नहीं किया, बाय हाउ का भी नहीं। अब जब लिन युआन को पता चला कि चिमी स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है तो चिमी ने तुरंत लिन युआन और ब्लैक का उल्लेख किया। कई लोगों ने जल्द ही अन्ना का अनुसरण किया और चिमी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में योगदान देना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकांश अन्ना के प्रशंसक थे या वे लोग थे जिन्होंने स्टार वेब पर स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी और ये देखने आए थे कि हंगामा किस बारे में था। आखिरकार सुंदर मेज़बान को देखने के बाद लोगों का कोई भी समूह नहीं जा सका। इन नए प्रशंसकों ने जिज्ञासावश स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस की जांच की और देखा कि उसने 2 लोगों का उल्लेख किया था। ये 2 लोग बहुत खास थे। लिन युआन और ब्लैक के प्रशंसक गर्मागर्म युद्ध के बीच में थे। अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों के कई युवा शिष्य लिन युआन के पक्ष में थे और ब्लैक के प्रशंसकों की संख्या कम हो गई थी। हालांकि ब्लैक स्टार वेब पर एक प्रमुख पात्र था और उसे पूर्वज शांति कहा जा रहा था, वह अनुभवी और शीर्ष गुटों के युवा शिष्यों के प्रभाव का मुकाबला नहीं कर सका। इस प्रकार जिन दर्शकों ने इस अजीब घटना को देखा था उन्होंने अपनी राय बतानी शुरू कर दी। राहगीर, क्या स्पैरो वॉयस लोली देवी ब्लैक और लिन युआन दोनों को जानती है? यदि वह ऐसा करती है तो वह ये हमेशा के लिए स्पष्ट क्यों नहीं कर देती कि उनमें से कौन अधिक मजबूत है? NOVAL B.1N पासर बी की टिप्पणी जल्द ही अन्य टिप्पणियों की सुनामी के नीचे दब गई। हालांकि कई लोग पहले ही इस टिप्पणी को देख चुके थे। स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के पुराने और नए प्रशंसक तुरंत स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के उल्लेख पृष्ठ को देखने गए। नई टिप्पणियां तुरंत सामने आईं। चिमी ने कभी भी प्राप्त उपहारों के लिए धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन उसने टिप्पणियों पर पूरा ध्यान दिया। एक गीतकार पक्षी के रूप में जो गायन की यांत्रिकी को भी नहीं समझती थी, चिमी को प्रशंसा पसंद थी। चिमी ने अचानक लोगों को टिप्पणियों में लिन युआन और ब्लैक के बारे में बात करते देखा और सहजता से कहा, ब्लैक और लिन युआन की तुलना क्यों की जा रही है? वे हैं। इस बिंदु पर चिमी ने तुरंत अपना जबड़ा बंद कर लिया और अपराधबोध से अपनी आंखें झपकाईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इससे लगभग पता चल गया कि लिन युआन और ब्लैक एक ही व्यक्ति थे। बहुत से लोग पहले से ही स्पैरो वॉयस लोली देवी और ब्लैक के बीच संबंध के बारे में अनुमान लगा रहे थे जब ब्लैक द्वारा अनुबंधित एवियन प्रकार की घटना स्पैरो वॉयस लोली देवी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दिखाई दी थी। लेकिन उसकी जुबान फिसलने से यह उजागर हो गया कि स्पैरो वॉयस लोली देवी ब्लैक से परिचित थी और वह लिन युआन के करीब थी। बहुत से लोग चिमी की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और उसके शब्दों के कारण तुरंत ही अधिक लोग लाइव स्ट्रीम में शामिल होकर उत्साह को देख रहे थे। अनुभवी और शीर्ष गुटों के सभी युवा शिष्यों को लिन युआन की पहचान के बारे में पता था। वह एक सच्चा चुना हुआ व्यक्ति था। इन युवा शिष्यों में से किसी के पास ब्लैक से नाराज होने का कोई वास्तविक कारण नहीं था और वे केवल लिन युआन को लूटने के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन स्पैरो वॉयस लोली देवी ने ऐसा केवल प्रचार पैदा करने के लिए कहा था या नहीं, इसने अनुभवी और शीर्ष गुटों के युवा शिष्यों को अपनी लाइव स्ट्रीम में लाया ताकि वह जो कह रही थी उसे सुन सकें। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट अध्याय 947 लंबी ताउज उपस्थिति फे एवोल्यूशन मचेंट C 947 लंबी टैस उपस्थिति अध्याय 947 लांग ताओ की उपस्थिति अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। जल्द ही स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस का लाइव स्ट्रीमिंग रूम ब्लैक और लिन युआन के प्रशंसकों के बीच युद्ध का मैदान बन गया। अब जबकि लाइव स्ट्रीमिंग रूम में हंगामा नियंत्रण से बाहर हो रहा था, चिमी ने भौहें चढ़ा दी। चिमी को ब्लैक और लिन युआन के बारे में तारीफ सुनना पसंद था, लेकिन दोनों खेमों को एक दूसरे के पीछे जाते देखना पसंद नहीं था। इसे अचानक लिन युआन द्वारा सिखाया गया गाना याद आ गया और उसने इसे धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया। चिमी की आवाज़ उत्साह से भरी थी। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, शोर मचाने वाला लाइव स्ट्रीमिंग रूम शांत हो गया। जब चिमी गा रहा था तो दर्शकों को एक निडर युवक धीरे धीरे और निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। चिमी के दिल में रोष के बावजूद उसकी आवाज़ शांत थी। इस शांति ने उस साहसी युवक को ठंडा और दूर का बना दिया जिसके बारे में चिमी गा रही थी। युवक को अहंकारी दिखाने के बजाय ठंडा और दूर का युवक प्रतिष्ठित प्रतीत हुआ। चिमी को सॉन्गस्ट्रेस बर्ड से क्लियर वॉयस लुवान स्पैरो तक के सफर में जीवन के कई तथ्य समझ में आए। हालांकि यह अभी भी लिन युआन के आसपास चहचहा रहा था जैसा कि यह हमेशा होता था, अब ये बड़े होने के संघर्षों को समझ गया है। लिन युआन के पूरे जीवन में गहरा अकेलापन साथ रहा। चाहे वह कितना भी अकेला क्यों न हो, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हालांकि चिमी ने जो आदर्श लिन युआन देखा उसकी अब दूसरों द्वारा आलोचना की जा रही थी। चिमी अब जो करना चाहता था वह अपने दर्शकों के खिलाफ गुस्सा था। अल्पविराम। उस समय कोंग क्यूई तियान निंगनिंग पर आहें भर रही थी, जिसके चेहरे पर कड़वे भाव थे। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो समाधान लेकर आ सकते हैं। यदि आप वास्तव में ब्लैक की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके साथ चर्चा करने के लिए ब्लैक के ऑनलाइन वापस आने तक इंतजार कर सकते हैं, कोंग क्यूई ने कहा। तियान निंगनिंग ने कोंग क्यूई की ओर देखा और जिद्दी आशा के साथ पूछा, आपने कहा था कि आप स्टार टॉवर जाएंगे और उन्हें लिन युआन और ब्लैक से संपर्क करने के लिए कहेंगे ताकि वे एक लड़ाई का आयोजन कर सकें। क्या ये काम नहीं आया? कोंग क्यूई के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। स्टार वेब के प्रधान संपादक के रूप में स्टार टावर को उनके सुझावों को गंभीरता से लेना चाहिए।
स्टार टावर के मैनेजर युयान से संपर्क करने के बाद युयान ने भी उनके विचार पर सहमति जताई थी और कहा था कि वह उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 20 मिनट से भी कम समय में युयान ने कोंग क्यूई से कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर पाएगा। उसका लहजा भी डांटने जैसा लग रहा था, मानो उसने युयान को मुसीबत में डाल दिया हो। कोंग क्यूई समझ नहीं पा रही थी कि युयान का रवैया इतना अचानक कैसे बदल गया, क्योंकि उसके साथ हमेशा अच्छे संबंध थे। हालांकि कोंग क्यूई को नहीं पता था कि अगर वे एक दूसरे के आमने सामने होते तो युयान उसे फटकार लगाता। जब युयान को एक पुराने मित्र से अनुरोध मिला तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। लेकिन जब उन्होंने स्टार वेब पर लिन युआन और ब्लैक को संदेश भेजा तो उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में स्टार टावर के प्रबंधक होने के बावजूद उनके पास ज़्यादा शक्ति नहीं थी। यहाँ तक कि उसके पास रेडियंस 100 सीक्वेंस की जानकारी पढ़ने का भी अधिकार था। इस प्रकार हमेशा सतर्क रहने वाले युयान ने अपने बॉस से संपर्क किया और उच्च स्तर की पहुंच के लिए आवेदन किया। लेकिन पहुंच की अनुमति दिए जाने के बाद भी उसके पास लिन युआन और ब्लैक की जानकारी की जांच करने का अधिकार नहीं था। युयान को पसीना आ गया और उसने लिन युआन और ब्लैक की पहचान के बारे में अस्थायी अनुमान लगाना शुरू कर दिया। स्टार टावर के प्रबंधक के रूप में युयान स्टार वेब की संरचना के बारे में किसी से भी बेहतर जानता था। अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़ने से पहले स्टार वेब पर प्रत्येक व्यक्ति को 3 महत्वपूर्ण लोगों द्वारा अपनी पहचान की जांच करानी होगी। ये तथ्य कि तीनों महत्वपूर्ण लोगों ने लिन युआन और ब्लैक को इतनी उच्च सुरक्षा प्रदान की थी, ये साबित करता है कि लिन युआन और ब्लैक दोनों के पास विशिष्ट स्थिति थी। 3 महत्वपूर्ण लोगों को अब तक पता चल गया था कि युयान ब्लैक और लिन युआन पर नजर डालने की कोशिश कर रहा था। युयान को डर था कि कल उसे बुलाया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब उसने तियान निंगनिंग की जिद्दी निगाहें देखी तो कोंग क्यूई को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह भी अपने कार्यालय लौट आई और काम करना जारी रखा। कोंग क्यूई की प्रतिक्रिया से तियान निंगनिंग को पता चल गया कि कोंग क्यूई का कोई विचार नहीं था। तियान निंगनिंग ने अपने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया और खुद को शांत करने की इच्छा व्यक्त की और लॉन्ग ताओ के विशेष रिपोर्टर को वापस बुलाने के लिए खुद को तैयार किया। उसी समय तियान निंगनिंग का फ़ोन बजा, लेकिन यह एक अज्ञात नंबर था। हालांकि तियान निंगनिंग ने फिर भी कॉल उठाया। कॉल के दूसरे छोर पर एक कठोर आवाज़ ने पूछा, क्या ये ब्लैक का विशेष रिपोर्टर है? मैं लॉन्ग ताओ हूँ। लॉन्ग ताओ को उम्मीद नहीं थी कि गार्ड ये बैंक्वेट खत्म होने के तुरंत बाद ऐसा कुछ होगा। चूंकि वह एक शीर्ष गुट से था, लॉन्ग ताओ को तुरंत पता चल गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि वह घटना की शुरुआत में ब्लैक की ओर से बोलने के लिए खड़े होते तो मामला इस हद तक नहीं बढ़ता। लॉन्ग ताओ लिन युआन के मित्र थे, लेकिन उन्होंने ब्लैक के साथ लड़ते हुए मौत को भी धोखा दिया था। उसे लिन युआन और ब्लैक के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ, लेकिन जब पहली बार उसका सामना ब्लैक से हुआ तो उसे अपनेपन का एहसास हुआ। जब लॉन्ग ताओ ने इस भावना का और भी अधिक विश्लेषण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह रेडियंट मून पैलेस में लिन युआन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत से आया था। बाद में जब उसका फिर से लिन युआन से सामना हुआ तो अपनेपन की भावना ने उसे फिर से प्रभावित किया, जैसे कि उसने लिन युआन के साथ मौत से लड़ाई लड़ी हो। तियान निंगनिंग के साथ एक छोटी सी बातचीत के बाद लॉन्ग ताओ ने फ़ोन रख दिया और लिन युआन को बुलाया। हालांकि लिन युआन ने कॉल नहीं उठाया। लॉन्ग ताओ को नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन का फ़ोन उसके पास नहीं था या क्योंकि वह स्टार वेब पर लॉग इन था और अपने फ़ोन की घंटी नहीं सुन सका। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 948। लियू जी ने एक पोस्ट से परेशानी शुरू की। फे एवोल्यूशन मचेंट सी 948। लियू जी ने एक पोस्ट से परेशानी शुरू की। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 948। लियू जी ने एक पोस्ट से परेशानी शुरू की। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। हालांकि लॉन्ग ताओ को यह पता नहीं चला कि गार्ड ये बैंक्वेट में चीफ गार्ड ये का शिष्य कौन था, लेकिन उसने लियू जी के साथ संपर्क विवरण का आदान प्रदान किया था। इस पर कुछ विचार करने के बाद लॉन्ग ताओ ने लियू जी को यह देखने के लिए फ़ोन करने का फैसला किया कि क्या वह लिन युआन से संपर्क कर पाएंगे या उनसे पूछेंगे कि क्या वह मामले को व्यक्तिगत रूप से सुलझा सकते हैं। चूंकि शीर्ष और अनुभवी गुटों के शिष्य लिन युआन का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए लिन युआन जितनी ऊंची स्थिति वाले किसी व्यक्ति को ऐसा बयान देना चाहिए जो मामले पर पर्दा डाल सके। सच कहूं तो लॉन्ग ताओ लियू जी को सिर्फ ब्लैक के कारण नहीं बल्कि लिन युआन के कारण भी बुलाना चाहता था। लिन युआन के पास रेडियंट लाइट का ऑर्डर था और अंततः वह रेडियंस दूतों में से एक बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। यदि यह घटना लिन युआन को अत्यधिक आक्रामक व्यक्ति के रूप में चित्रित करती है तो रेडियंस दूत बनने की उसकी राह अलग थलग हो जाएगी। लियू जी, जिन्होंने अभी अभी अपना पवित्र स्रोत जीवन रूप विकसित किया था, तेजी से सांस ली और सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्ट कैसिया अमृत पीने वाले थे जो लिन युआन ने उन्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दिया था ताकि कीट रानी को कीट पर नियंत्रण पाने में सक्षम बनाया जा सके। प्रजाति कार्सिनोमा फी। जब उसने अपनी बाईं जेब में अपने फ़ोन की घंटी सुनी, लियू जी ने भौहें उठाईं। जब उन्होंने गार्ड ये बैंक्वेट में अपनी पहचान उजागर नहीं करने का फैसला किया था तो उन्होंने एक और फ़ोन प्राप्त करके और एक अन्य स्टार वेब खाते के लिए पंजीकरण करके खुद को तैयार किया था। जो फ़ोन अभी बज रहा था वह अतिरिक्त फ़ोन था जो उसने तैयार किया था। उसने फ़ोन निकाला और उठाया तो देखा कि कॉल लॉन्ग ताओ से आ रही थी। लियू जी लॉन्ग ताओ से पहले मिल चुके थे, लेकिन उन्होंने एक अलग पहचान का उपयोग करके फिर से अपना परिचय दिया था। ये उसे अजीब लगा। अब वह जानता था कि लिन युआन को अपनी तीनों पहचानों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग स्टार वेब खातों की आवश्यकता क्यों थी। अब उनके पास 3 भी थे, एक चीफ गार्ड ये के शिष्य के रूप में, दूसरा लियू जी के रूप में जो रेडियंस 100 सीक्वेंस के #30 थे और तीसरा सफ़ेद कपड़े वाले अनुयायियों के नेता के रूप में।
वह लिन युआन का अनुसरण करने में सक्षम होगा, चाहे वह जिस भी क्षमता में उपस्थित होना चाहे। लियू जी को इससे सांत्वना महसूस हुई और ये लियू जी की भी इच्छा थी कि वह लिन युआन के नक्शे कदम पर उनके अनुचर के रूप में चलें। उसने अनुमान लगाया कि लॉन्ग ताओ को उससे कुछ चर्चा करनी है, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो लियू जी ने तब तक भौहें चढ़ा लीं जब तक कि लॉन्ग ताओ ने अपनी बात पूरी नहीं कर ली। लियू जी ने लॉन्ग ताओ से पूछा, क्या आपने मुझे कॉल करने से पहले लिन युआन से संपर्क किया था? तुम्हें कॉल करने से पहले मैंने लिन युआन को 2 बार कॉल किया था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने आपको इसलिए बुलाया ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, लॉन्ग ताओ ने उत्तर दिया। लियू जी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मुझे इसे संभालने दो। लियू जी ने लॉन्ग ताओ को यह बताए बिना फ़ोन काट दिया कि वह क्या करने जा रहा है। इसने लॉन्ग ताओ को आश्वस्त नहीं किया। चीफ गार्डिये का शिष्य संभवतः ब्लैक से परिचित नहीं था। यदि लियू जी ने स्टार वेब पर कहा कि ब्लैक और लिन युआन के बीच कोई तुलना नहीं है, तो अनुभवी और शीर्ष गुटों के वे शिष्य जो अभी तक बहस में शामिल नहीं हुए थे तुरंत कूद सकते हैं। उस समय ब्लैक और भी अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। लॉन्ग ताओ, जो शुरू में अपने पालतू जानवरों को विकसित करने के लिए अपने प्रजनन कक्ष में जाने वाला था, जल्दी से स्टार वेब में लॉग इन हो गया। तभी उसने वह संदेश देखा जो लियू जी ने पोस्ट किया था। मैं नहीं जानता कि लिन युआन और ब्लैक के बीच कौन अधिक मजबूत है। उन्होंने आज रात एक साथ भोजन किया और उनमें से कोई भी इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता था कि कौन अधिक मजबूत है। पहचान सत्यापित करने के लिए स्टार वेब पर एक समारोह था। हालांकि लियू जी का खाता नया था, लेकिन इसे पहले ही सत्यापित किया जा चुका था। उनके नाम यंग लीज ऑफ मिडनाइट पैलेस ने उन्हें तुरंत रेडियंस फेडरेशन के सबसे विशिष्ट युवाओं में से एक की स्थिति में पहुंचा दिया। लियू जी का संदेश देखकर लॉन्ग ताओ तुरंत मुस्कुराए और पोस्ट साझा की। उन्होंने झाओ जियाओचुन और फैंग डुओ जैसे अपने गिल्ड क्लब टीम के साथियों से लियू जी की पोस्ट को भी साझा करने के लिए कहा। जल्द ही स्टार वेब पर सभी ने लियू जी की पोस्ट देखी और उनकी पहली प्रतिक्रिया ये माननी थी कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। इन्हीं लोगों में से एक थे लोई लैंग। हालांकि जब संदेह रखने वाले इन लोगों ने लियू जी का स्टार वेब खाता खोला तो उनके जबड़े तुरंत बंद हो गए। स्टार वेब अधिकारियों द्वारा सत्यापन गढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार ऐसा कोई तरीका नहीं था कि पोस्ट फर्जी हो। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन युआन और ब्लैक न केवल एक दूसरे को जानते थे बल्कि दोस्त भी थे। साथ में खाना खाने के लिए उन्हें दोस्त बनना पड़ा। लियू जी के संदेश ने उन लोगों को तुरंत महसूस कराया जो लिन युआन की खातिर ब्लैक पर हमला कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने खुद को मूर्ख बना लिया हो। उन्होंने ब्लैक और लिन युआन के बारे में किए गए सभी पोस्ट हटा दिए। लियू जी की पोस्ट के बाद इस घटना से पर्दा उठ गया। तियान निंगनिंग, जो स्टार वेब पर गतिविधि देख रही थी, रोने से खुद को नहीं रोक सकी क्योंकि लियू जी की पोस्ट देखने के बाद भावनाओं का सैलाब उस पर हावी हो गया। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार यह खत्म हो गया। अंत में खत्म हो गया। लेकिन उसे अब भी महसूस हुआ कि ब्लैक के विशेष रिपोर्टर के रूप में उससे बात करना उसकी जिम्मेदारी है। लिन युआन को अभी ब्रेज्ड एग हेड, जोहू जियाक्सन, हिंसक स्वभाव वाली महिला और अन्य से संदेश प्राप्त हुए थे। हालांकि लिन युआन ने ब्लैक के अकाउंट की तरह हर किसी की पोस्ट को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन स्टार वेब पर उसके कई दोस्त नहीं थे। उन्होंने परचेज विद नो लॉस्टो के अधिकांश सदस्यों को अपने दोस्तों के रूप में भी नहीं जोड़ा। बहरहाल उसने तुरंत संदेशों को खोलने और पढ़ने के लिए उन पर क्लिक किया। उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई भावनाएं चमक उठीं। लिन युआन को विश्वास नहीं हो रहा था कि कितने लोगों ने बिना वजह उसका अपमान किया है। जैसे ही वह स्थिति को ठीक करने का कोई तरीका ढूंढने वाला था, उसने लियू जी की पोस्ट देखी और जान गया कि समस्या अब नहीं रही। उसे स्वयं स्थिति को ठीक करने का प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन ने तुरंत तियान निंगनिंग के बारे में सोचा, जो ब्लैक के विशेष रिपोर्टर थे। उन्होंने अपने स्टार वेब से लॉग आउट किया और ब्लैक के स्टार वेब खाते में लॉग इन किया। तभी उसने 99 से अधिक संदेश देखे जो तियान निंगनिंग ने उसे भेजे थे। उस पल में लिन युआन को लगा कि वह अपने विशेष रिपोर्टर के प्रति बहुत लापरवाह था। वह इतना व्यस्त था कि उसके पास आराम करने का भी समय नहीं था। तियान निंगनिंग की ओर तो बिल्कुल भी नहीं। अब तक वह अपने विशेष रिपोर्टर के रूप में तियान निंगनिंग के काम से बेहद संतुष्ट थे। लिन युआन को लगा कि अब समय आ गया है कि वह तियान निंगनिंग के साथ खुलकर बातचीत करें। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां, संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 949, मेरे घर आओ, फे इवोल्यूशन मचेंट, सी 949, मेरे घर आओ। प्लेवलूम, रात के 12 बजे, रात के 12:44, ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 949, मेरे घर आओ। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन को इस बात का दोषी महसूस हुआ कि उसने तियान निंगनिंग को इतनी चिंता और परेशानी पहुंचाई। जैसे उन्होंने तियान निंगनिंग को उत्तर दिया, ब्लैक, मुझे क्षमा करें। उसने दूसरा संदेश भेजने से पहले एक पल के लिए सोचा, ब्लैक, मैंने एक गिल्ड क्लब शुरू किया। क्या आप मेरे एक्सक्लूसिव रिपोर्टर के अलावा मेरी टीम के रिपोर्टर बनने में रुचि रखते हैं? यदि आप हैं तो मैं चाहूंगा कि हम इस पर ऑफलाइन चर्चा करें। लिन युआन ने गहन चिंतन के बाद ही यह संदेश भेजा था। उनके विशेष रिपोर्टर के रूप में तियान निंगनिंग स्टार वेब के विविध मामलों में उनकी मदद करने के लिए समर्पित थे। फिर भी अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण उन्होंने हमेशा उसकी उपेक्षा की। इस प्रकार उन्हें उम्मीद थी कि वह तियान निंगनिंग के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सक्षम होंगे और ऐसा करने के लिए उन्हें केवल स्टार वेब के बजाय ऑफलाइन बातचीत करने की आवश्यकता होगी। यह एकमात्र तरीका था जिससे वह अपने व्यस्त कार्यक्रम के अलावा तियान निंगनिंग में भाग ले सकेंगे। कम से कम इस तरह तियान निंगनिंग किसी भी समय उसे ढूंढने में सक्षम होगी और ऐसी स्थितियों के दौरान उसे अंतहीन इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।
एक बार जब वे अपने रिश्ते को ऑफलाइन कर देते हैं तो तियान निंगनिंग हवेली के बाकी लोगों से संपर्क कर सकेगी या चर्चा कर सकेगी कि अगर वह उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो ऐसे मामलों को कैसे संभालना है। 2 सप्ताह में इस वर्ष का एस टूर्नामेंट लगभग समाप्त हो जाएगा। इस साल का एस टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद अगले साल के एस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफिकेशन राउंड शुरू होंगे। लिन्युआन डोंग गिल्ड क्लब में शामिल होने और ब्लैक के रूप में मुख्य टीम का हिस्सा बनने की योजना बना रहे थे। तियान निंगनिंग को उनके विशेष रिपोर्टर के रूप में पहले ही इस खबर की जानकारी मिल जानी चाहिए थी। स्टार वेब पर सभी प्रसिद्ध लोगों के पास विशिष्ट पत्रकार थे और प्रसिद्ध गिल्ड क्लब भी अपवाद नहीं थे। लिन युआन ने खुद तियान निंगनिंग की क्षमताओं को देखा था। यदि वह डोंग गिल्ड क्लब की टीम रिपोर्टर बनने के लिए भी इच्छुक होती तो इससे लिन युआन को डोंग गिल्ड क्लब के लिए एक और टीम रिपोर्टर खोजने की परेशानी से बचाया जा सकता था। टीम रिपोर्टर गिल्ड क्लब के संबंध में सभी सूचनाओं पर रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक अच्छा टीम रिपोर्टर ये सुनिश्चित करेगा कि टीम को स्टार वेब पर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। इससे टीम को अपनी शक्ति बढ़ाने और स्टार वेब पर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। यदि डोंग गिल्ड क्लब की टीम रिपोर्टर बनने के बाद तियान निंगनिंग काम से बहुत अधिक व्यस्त थी तो वह लियू जी के विशेष रिपोर्टर से कार्यभार साझा करने के लिए कह सकती थी। वे दोनों निश्चित रूप से डोंग गिल्ड क्लब के मामलों की देखभाल करने में सक्षम होंगे। आखिरकार डोंग गिल्ड क्लब हाल ही में स्थापित किया गया था और झांग शियाओबाई और बाकी लोग एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के रिजर्व टीम के सदस्य हुआ करते थे। अंततः स्टार वेब पर उनके बारे में अफवाहें होंगी। लिन युआन ने महसूस किया कि उन अफवाहों का जो भी नतीजा निकलेगा उसके लिए पहले से तैयारी करना सबसे अच्छा होगा। यदि तियान निंगनिंग डोंग गिल्ड क्लब की टीम रिपोर्टर बनने के लिए सहमत हो जाती है तो वह अगले एस टूर्नामेंट के दौरान उठने वाली डोंग गिल्ड क्लब के बारे में सभी अफवाहों को संभाल कर तैयार हो सकती है। जब लिन युआन सोच रहा था, तियान निंगनिंग जटिल भावनाओं की लहर से गुजरा। वह ब्लैक पर थोड़ा क्रोधित थी। जब ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उसने तुरंत उससे संपर्क करने के बजाय उसे अधर में छोड़ दिया था। इसके अलावा जब वह उसके पास पहुंची तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसकी माफ़ी उसे तीर की तरह लगी थी। उसकी माफ़ी से यह साबित हो गया कि उसने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज नहीं किया। एक विशेष रिपोर्टर को स्टार वेब पर उनके सभी मामलों को संभालने में उस व्यक्ति की मदद करनी थी, जैसे कि उनके बारे में समाचार जारी करना। वास्तव में ब्लैक को उससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तथ्य यह है कि उसने दिखाया था कि उसे उसकी भावनाओं की परवाह है। तियान निंगनिंग की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि ब्लैक ने एक गिल्ड क्लब शुरू किया है। उनकी विशेष रिपोर्टर के रूप में वह पहले से ही स्टार वेब पर समाचार जारी करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश कर रही थी। ब्लैक के अपने गिल्ड क्लब के टीम रिपोर्टर बनने के निमंत्रण से तियान निंगनिंग बता सकता है कि उसने उस पर कितना भरोसा किया। हालांकि दबाव बहुत ज्यादा लग रहा था। ब्लैक का एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बनना पहले से ही काफी कठिन था। ब्लैक और पूरे गिल्ड क्लब की देखभाल करने का विचार लगभग बहुत अधिक था। बहरहाल तियान निंगनिंग इस तरह के श्रमसाध्य कार्य को अस्वीकार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। जब उसने देखा कि ब्लैक उससे ऑफलाइन बात करना चाहता है तो तियान निंगनिंग खुशी से झूमने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसका सारा दबाव अंततः उसकी उत्तेजना, घबराहट, आशा और थोड़ी सी शर्मिंदगी की भेंट चढ़ गया। हालांकि वह ब्लैक की विशेष रिपोर्टर थी, लेकिन वह उसकी आदर्श भी थी। वह उससे मिलने जा रही थी। तियान निंगनिंग को अचानक एहसास हुआ कि वह देख सकती है कि नकाब के नीचे ब्लैक कैसा दिखता है और उसे आश्चर्य हुआ कि युवा नायक कैसा दिखता था। ऐसी कई बातें थीं जो वह उससे आमने सामने पूछना चाहती थी, खासकर उसके बार बार गायब होने के बारे में। इसलिए उसने अपना जवाब भेज दिया। तियान निंगनिंग, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। आपसे मिलने आना मेरे लिए कब सुविधाजनक होगा? लिन युआन ने तुरंत उत्तर दिया। ब्लैक, मेरे घर आओ। पता है रेडियंस फेडरेशन, रॉयल कैपिटल, साउथ डिस्ट्रिक्ट जिथ लेक फार्वे मैंशन से वापसी। चूंकि उसने तियान निंगनिंग को ऑफलाइन मिलने के लिए कहा था और वह चाहता था कि वह डोंग गिल्ड क्लब की टीम रिपोर्टर बने, इसलिए उसके लिए उसे अपनी पहचान छिपाते रहने का कोई कारण नहीं था। अपनी पहचान बताने के बाद ही वह तियान निंगनिंग के साथ ठीक से काम कर पाएगा। डोंग गिल्ड क्लब फार्वे से रिटर्न के भीतर था और तियान निंगनिंग के लिए बिना सफाई दिए डोंग गिल्ड क्लब का टीम रिपोर्टर बनना अवास्तविक था। एस टूर्नामेंट का नया सीजन शुरू होने वाला था और उसने गाओ फैंग को अपने गिल्ड क्लब की मुख्य टीम में शामिल होने के लिए कहने की योजना बनाई। आखिरकार गाओ फैंग और लियू जी, जो डोंग गिल्ड क्लब की मुख्य टीम का हिस्सा थे, को भी तियान निंगनिंग से मिलना होगा। गाओ फैंग अब सिकाडा सॉन्ग के शिष्य थे और अब केवल गाओ परिवार के प्रत्यक्ष वंशज नहीं थे। जब तियान निंगनिंग ने ब्लैक का संदेश देखा तो वह चकित होकर अपनी पलकें झपकाने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक मासूम लड़की थी जिसे लालच देकर एक खौफनाक बूढ़े आदमी के घर ले जाया जा रहा था। तियान निंगनिंग ने तुरंत इस विचार को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां, संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 950 चाइनीज संयोगात्मक कर्म, फे एवोल्यूशन मचेंट, सी 950 चाइनीज संयोगात्मक कर्म, प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 950 चिमी का संयोगात्मक कर्म, अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। तियान निंगनिंग, मैं अभी रॉयल कैपिटल में हूँ। मुझे कुछ काम करना है और मैं 1 सप्ताह में आपके घर आऊँगा। मैंने स्टार वेब पर हंगामा सुझाने के लिए बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने लिन युआन को उकसाने के लिए क्या किया और लिन युआन कौन है? इतने सारे शिष्यों ने आपको निशाना क्यों बनाया? तियान निंगनिंग ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ संदेश टाइप किया। ब्लैक के एक्सक्लूसिव रिपोर्टर के रूप में उसे ऐसे विवरण जानने की जरूरत थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी।
वह ऐसी स्थितियों से प्रभावी ढंग से तभी निपट पाएगी जब उसे उनके बारे में पहले से पता होगा। फिलहाल अगर ऐसी स्थिति दोबारा पैदा हुई तो वह अपने बाल नोच लेंगी। लिन युआन ने तियान निंगनिंग के शब्दों पर विचार किया और फैसला किया कि स्टार वेब पर उसे सब कुछ समझाना बहुत परेशानी भरा होगा। ऐसी स्थितियों को आमने सामने समझाना सबसे अच्छा है। इस प्रकार लिन युआन ने जवाब दिया, ब्लैक, यहाँ आने के बाद आपको पता चल जाएगा। मैं हाल ही में बहुत परेशान हो गया हूँ और निकट भविष्य में स्टार वेब में लॉग इन करने की मेरी कोई योजना नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चिमी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में प्रवेश करने से पहले लिन युआन ने तियान निंगनिंग को अपना नंबर भेजा। ये पहली बार था कि वह स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीम देख रहा था, साथ ही पहली बार वह चिमी भी देख रहा था। जब उसने बड़ी संख्या में उपहार भेजे जाने और देखने वालों की बढ़ती संख्या देखी तो वह खुशी से उछल पड़ा। चिमी की आवाज़ इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि लिन युआन को पहले से ही पता था कि यह स्टार वेब पर लोकप्रिय होगी। हालांकि उन्हें इतनी प्रचंड लोकप्रियता की उम्मीद नहीं थी। जब उसने सभी उपहार भेजे जाते हुए देखे तो उसे अचानक महसूस हुआ कि चिमी ने उसे जो सरप्राइज बॉक्स दिया था उसमें रखे सारे पैसे परचेज विद नो लॉस की कमाई के बराबर थे। चिमी की अधिकांश कमाई लाखों लोगों के देखने से हुई, यहाँ तक कि अगर प्रत्येक व्यक्ति केवल $1 रेडियंस देता है तो ये 100 मिलियन से अधिक हो जाएगा। लिन युआन ने देखा कि लगभग 200 अरब दर्शक थे जिन्होंने चिमी में योगदान दिया था। हालांकि कुछ लोगों ने केवल फेडरेशन डॉलर का योगदान दिया, फिर भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने रेडियंस डॉलर दिए। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि चिमी को कम से कम कुछ अरब रेडियंस डॉलर अर्जित करने होंगे। उस समय लिन युआन को इस बात पर पछतावा हुआ कि उसने चिमी को अपने लाइव स्ट्रीमिंग रूम से रेडियंस डॉलर कमाने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करने के लिए कहा था। चिमी इस समय लाइव स्ट्रीमिंग रूम में गा रही थी। जब ये गाया गया तो ये सचेत रहा कि आत्मा बोधिफल प्रभावी बना रहेगा। चिमी अंततः मानव रूप में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और आखिरी चीज़ जो वह चाहता था वह अचानक वापस एक पक्षी में बदलना था। जब चिमी गा रहा था तो उसने यादों की तिजोरी खोल दी जिसे उसने बंद कर रखा था। एक छोटे से डिब्बे में भूख से कांपते हुए उसके पंख गंदगी से भर गए थे। उसमें चहचहाने की ताकत भी नहीं थी। बॉक्स में अन्य सभी साउंड बड्स के पास खाने के लिए यूसनीस था, लेकिन जब भी वह उसनिया की पत्तियों को कुतरने जाता तो उसे बलपूर्वक हटा दिया जाता। विक्रेता कठोरता से चिल्लाएगा, एक सॉन्ग बर्ड जो सॉन्गस्ट्रेस बर्ड में विकसित होने में विफल रही, उसे उसनिया की पत्तियां खाने का कोई अधिकार नहीं है। हर दिन इसी तरह बीतता गया और चिमी धीरे धीरे कमजोर होती गई। हर बार जब कोई बक्सा खोलता तो चिमी चुने जाने के लिए खुद को दिखाने के लिए अपना सिर उठाने और पंख फड़फड़ाने की पूरी कोशिश करता। हालांकि वह गा नहीं सकता था और सॉन्गस्ट्रेस बर्ड के रूप में विकसित होने में असफल रहा था, फिर भी वह बेकार नहीं होना चाहता था, भले ही उसे उसनिया की पत्तियां खाने की अनुमति न दी गई हो। हालांकि इसके आसपास के साउंड बर्ड्स का जाना जारी रहा और उनकी जगह नए बर्ड्स ने ले ली। केवल चिमी ही बचा था। अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष दिखाने के इसके प्रयासों को केवल घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से ही देखा गया। धीरे धीरे चिमी को बक्से के एक कोने में खुद को निचोड़ने की आदत हो गई क्योंकि उसने अपना सिर अपने पंखों के नीचे छिपा लिया था। उस समय चिमी को लगा कि यह कोई अवांछित कूड़े का टुकड़ा है, लेकिन एक दिन कुछ ठंडे हाथों ने इसे बक्से से बाहर निकाला। चिमी ने उत्सुकता से अपने पंख फैलाए और अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि एक दुबला पतला युवक उसकी ओर देखकर जोर जोर से मुस्कुरा रहा है और उसके मोती जैसे सफ़ेद दांत दिख रहे हैं। युवक की मुस्कान तूफान के बाद इंद्रधनुष की तरह थी जिसने चिमी के दिल को रोशन कर दिया। चिमी ने उस युवक को एक गंदी भूरे रंग की बिल्ली ले जाते हुए भी देखा। एक बार जब वे घर लौटे तो युवक ने चिमी और छोटी भूरी बिल्ली को धीरे से धोया। जब वह उन्हें नहलाता था तो पानी का तापमान जांचने से पहले वह युवक उनसे पूछता था कि क्या वे ठंडे हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह सावधानीपूर्वक गर्म पानी डालेगा। जब वह युवक चिमी और छोटे भूरे बच्चों पर गर्म पानी डालता था तो वह जलने के डर से उनके चेहरों को बचाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता था। वह पहली बार था जब चिमी को इतनी गर्मी का अनुभव हुआ था। बाद में इसे एक नाम दिया गया, खाने के लिए स्वादिष्ट उसनिया लताएं, और यह पहली प्रशंसा थी जो इसने अपने जीवन में कभी सुनी थी। आधे साल के भीतर युवक से धैर्यपूर्वक सीखने के बाद चिमी ने आखिरकार अपना पहला गाना सीख लिया, NOVALBIN। जब ये लिन युआन के साथ था तो चिमी को दुनिया का सबसे भाग्यशाली प्राणी जैसा महसूस हुआ। जीवन के गड्ढों में शुरू हुआ संघर्ष अंततः फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल पेड़ की शाखाओं में समाप्त हुआ। जब लिन युआन ने चिमी को स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पैसे कमाने देने का फैसला किया था तो चिमी को नहीं पता था कि वह पैसे कैसे खर्च करेगी। अब ये दृढ़ संकल्प से भरा था। जैसे ही उसने चलती स्क्रीन देखी, चिमी ने धीरे से कहा, हर कोई कृपया शांत रहें, मुझे कुछ कहना है। चिमी के शब्दों में एक जादुई गुण प्रतीत होता है क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग कक्ष तुरंत शांत हो गया। उस पल में जीनियस चिमी के कंधे पर चढ़ गया और उसके कान में फुसफुसाया, चिमी, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग रूम को म्यूट कर दिया है, आप खुलकर बोल सकते हैं। चिमी का जबड़ा तुरंत खुल गया क्योंकि वह अजीब तरह से खांसने लगा और बोलने लगा। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां, संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 951, गर्म सूर्य निधि, फे एवोल्यूशन मचेंट, सी 951, गर्म सूर्य निधि, प्लेवलूम, रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 951, गर्म सूर्य निधि। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। मैं 8 महीने से मेज़बान रहा हूँ। मैं सप्ताह में केवल 2 बार लाइव स्ट्रीम करता हूँ और मैंने कुछ महीनों के लिए अंतराल लिया। बावजूद इसके मैंने पहले ही बड़ी संख्या में रेडियंस डॉलर अर्जित कर लिए हैं।
हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग रूम में सभी गतिविधियां रोक दी गई थीं, चिमी के शब्दों ने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि स्पैरो वॉयस लोली देवी अचानक क्यों चिंतनशील हो रही थी। जो जितना अधिक चिंतनशील होगा उतनी ही अधिक संभावना होगी कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे स्पैरो वॉयस लोली देवी अपनी दौलत का इठला रही हो। स्पैरो वॉयस लोली देवी आज रात अपना चेहरा दिखाकर सौंदर्य विभाग में नंबर 1 बन गई थी। फिर भी वह अचानक खुद को उजागर कर रही थी और यह सुनिश्चित कर रही थी कि वह कल सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 बन जाएगी। हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग रूम को म्यूट कर दिया गया था, इसलिए कोई भी दर्शक अपनी राय व्यक्त नहीं कर सका। मैंने सारे रेडियंस डॉलर बचा लिए हैं और अभी तक उनमें से एक पैसा भी नहीं छुआ है। वर्तमान में ये राशि 3 बिलियन रेडियंस डॉलर तक पहुंच गई है, स्पैरो वॉयस लोली देवी ने कहा। चिमी अपनी उपलब्धियों पर गर्व के साथ खुशी से मुस्कुराया। हालांकि चिमी को यह नहीं पता था कि उसके शब्दों से वह डींगे हाँकने वाला प्रतीत होता है। हालांकि लाइव स्ट्रीम को म्यूट कर दिया गया था, स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस जैसे शीर्ष होस्ट की लाइव स्ट्रीम को स्टार वेब पर सहेजा और संग्रहित किया गया था। स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के कुछ पुराने प्रशंसक उसके द्वारा किए गए कृत्य से हैरान थे। यहां तक कि स्पैरो वॉयस लोली देवी भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के कारण उसे रद्द किया जा सके। जबकि हर कोई सोच रहा था कि स्पैरो वॉयस लोली देवी अचानक से आत्मतोड़फोड़ क्यों कर रही है, उसने मीठी मुस्कान दी और कहा, मैं कभी भी पूरे 3 बिलियन रेडियंस डॉलर का उपयोग नहीं कर पाऊंगी और मेरा इरादा भी नहीं है। मैं इस पैसे से एक वॉमसन फंड शुरू करने की योजना बना रहा हूं। फंड का उपयोग रेडियंस फेडरेशन के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा। जिनके पास स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनने की क्षमता है लेकिन उनके पास उपयुक्त शुल्क खरीदने का साधन नहीं है, उन्हें अनुबंध के लिए सामान्य शुल्क दिया जाएगा। वॉमसन फंड का 1/3 हिस्सा विकलांग बच्चों की मदद करने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में खर्च किया जाएगा ताकि उन्हें भी अपना जीवन बदलने का मौका मिल सके। मेरा बोलना समाप्त हो गया है। चिमी ने लाइव स्ट्रीम समाप्त कर दी। लाइव स्ट्रीम 1 घंटे से कुछ अधिक समय तक चली थी। स्पिरिट बोधिफल से चिमी को लगभग 4 घंटे तक मानव रूप में रहने में सक्षम होना चाहिए था, इसलिए चिमी ने लाइव स्ट्रीम को बहुत पहले ही समाप्त कर दिया था। लेकिन लिन युआन के विचार ने चिमी को गुस्सा दिखाने पर मजबूर कर दिया। इसने उन लोगों के लिए अब गाने से इनकार कर दिया जो लिन युआन और ब्लैक का अपमान कर रहे थे। चिमी ने अपना सिर नीचे किया और जीनियस से कहा, जीनियस, मैं वॉमसन फंड को संभालने के लिए तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। जब तक आप इसे खर्च करेंगे मैं इसके प्रयोजन का ध्यान रखूंगा। जीनियस ने अपनी 5 बड़ी बड़ी पूंछें हिलाईं और बच्चों जैसी आवाज में कहा, चिमी, मैं बिना किसी समस्या के पैसे का उपयोग और आवंटन करूंगा। मैं प्रमुख शहरों की स्थितियों के विवरण के आधार पर एक विस्तृत योजना बनाऊंगा। हालांकि योजना को लागू करने के लिए हमें अभी भी युआन की मदद की आवश्यकता होगी। मदद के बिना हम संपूर्ण रेडियंस फेडरेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। चिमी को एहसास हुआ कि मामला कितना जटिल था। उसने अपना सिर हिलाया और ज्यादा न सोचने का फैसला किया। चूंकि जीनियस और लिन युआन आसपास थे, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। चिमी ने उस गर्म मुस्कान के बारे में भी सोचा जो लिन युआन ने अपनी पहली मुलाकात के दौरान दी थी और कैसे उस मुस्कान ने उसकी जान बचाई थी। चिमी इस गर्म मुस्कान को रेडियंस फेडरेशन के हर कोने में फैलाना चाहता था ताकि हर भावना क्यूई पेशेवर और फिजो शुरुआती लाइन के बहुत पीछे से शुरू हुई थी और लिन युआन भी अपने जीवन को बदल सकें। वह जानता था कि अनंत काल के बाद केवल प्रकाश और सुरंग के अंत को देखना कैसा होता है और वह अन्य प्राणियों को गर्मजोशी से मजबूत करना चाहता था। चिमी द्वारा लाइव स्ट्रीम समाप्त करने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग रूम अब म्यूट नहीं किया गया था। जब चिमी जीनियस को पकड़ने और सहलाने की भावना का आनंद ले रहा था तो उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शक पागल हो रहे थे। ब्लू स्टॉर्म, हे भगवान, स्पैरो वॉयस लोली देवी लाइव स्ट्रीमिंग से अपनी सारी कमाई एक परोपकारी कार्य के लिए उपयोग कर रही है। क्या स्टार वेब पर उनके जैसा कोई दूसरा होस्ट भी है? चेन युहुआंग, चूंकि स्पैरो वॉयस लोली देवी उन लोगों की मदद करना चाहती है जिनके पास वे खरीदने का साधन नहीं है, मैं उनकी ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुक्त आत्मा, क्या मैं अकेला हूँ जिसे मुख्य बात समझ में आई? स्पैरो वॉयस लोली देवी न केवल स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की मदद करना चाहती है बल्कि वह विकलांग पुरुषों की भी मदद करना चाहती है। वह बहुत देखभाल करने वाली और गर्मजोशी से भरी हुई है। मुझे भूल जाओ, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि स्पैरो वॉयस लोली देवी मेरी सच्ची हीरो हैं। कई लोगों ने इसका अनुसरण किया और इसी तरह के संदेश भेजना शुरू कर दिया। नीरस जीवन, स्पैरो वॉयस लोली देवी धूप की एक वास्तविक किरण है। पूरे रास्ते, स्पैरो वॉयस लोली देवी धूप की सच्ची किरण है। नर्म खरगोश का बच्चा, स्पैरो वॉयस लोली देवी जितना गर्मजोशी से भरा कोई नहीं है। कुछ देर तक मैसेज का सिलसिला चलता रहा। जब लिन युआन ने सभी संदेश देखे तो वह चिमी को शाबाशी देने से खुद को नहीं रोक सका। चिमी ने वही किया जो लिन युआन हमेशा से चाहता था लेकिन उसके पास करने के लिए कभी समय नहीं था। लिन युआन को अचानक महसूस हुआ कि चहचहाने वाली छोटी सी चिड़िया आखिरकार बड़ी हो गई है। चिमी के ठेकेदार के रूप में उन्हें चिमी के लिए वॉमसन फंड देखने की जरूरत थी। अब जबकि लिन युआन का नेटवर्क दूर दूर तक फैल गया था, वह पहले जैसे भोले भाले युवाओं से बहुत दूर था। उनके लिए वॉमसन फंड को क्रियान्वित करना कठिन नहीं होगा। उस समय बायहाओ चुपचाप लाइव स्ट्रीमिंग रूम को देख रही थी। हालांकि उसका मन विचारों की झड़ी से भरा हुआ था। उसे पहली नज़र में स्पैरो वॉयस लोली देवी से प्यार हो गया था, लेकिन अब वह प्यार उसके शरीर की हर कोशिका में समा गया था। उसे पहले से ही उसकी आवाज़, रूप और प्रतिभा पसंद थी, लेकिन अब वह उसकी दयालुता से भी प्रभावित हुआ था। बायहाओ को लगा कि उसे अपना बनाना उसका कर्तव्य है। हालांकि वह अभी भी नहीं जानता था कि उसे अपना कैसे बनाया जाए। बहरहाल उसने फैसला किया कि वह अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए एक साहसी योजना बनाएगा।
लिन युआन ने स्टार वेब से लॉग आउट किया था और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले स्नान किया था। उन्होंने आज रात दलदली दुनिया का पता लगाने के लिए क्रेन हब का उपयोग करने की योजना बनाई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 952 एक अनुबंध को सक्षम करना। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 952 एक अनुबंध को सक्षम करना। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 952 एक अनुबंध को सक्षम करना। अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन ने केवल दलदली आयामी दरारें देखी थीं और वह दलदली दुनिया की खोज करने के लिए उत्सुक था। मार्श दूसरी दुनिया होगी जिसे लिन युआन स्टार्टलिंग लाइन्स महाद्वीप के बाद व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहा था। डिवाइन वुड फेडरेशन और रेडियंस फेडरेशन दोनों मुख्य दुनिया में मौजूद थे, लेकिन वे काफ़ी अलग थे। स्टार्टलिंग लाइन्स महाद्वीप के 3 संघ अत्यधिक आबादी वाले थे और वे हमेशा एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे। डिवाइन वुड फेडरेशन में व्यवसाय शुरू करके लिन युआन 3 फेडरेशनों से लाभ कमाने का प्रयास करने में सक्षम होंगे। हालांकि अगर उसने स्टार्टलिंग लाइन्स कॉन्टिनेंट से संसाधन इकट्ठा करने की कोशिश की तो वह डिवाइन वुड फेडरेशन, आयरन हैमर फेडरेशन और ग्रेट लश फेडरेशन के मुनाफे में दखल देगा, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी। दलदली दुनिया अलग थी। वहां केवल दलदल आयामी जीवन रूप रहते थे। वह बिना रुके वहां संसाधनों का खनन कर सकता है, साथ ही अपना क्षेत्र भी स्थापित कर सकता है। एक आयामी दुनिया में विस्तार करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक शक्ति थी। लिन युआन के पास क्रिएशन ब्रीड की शक्ति थी। भले ही वह दलदली दुनिया में राजा के रूप में शासन नहीं कर सका, लेकिन वह बिना किसी समस्या के एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। जिस क्षण से उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया था, उसने क्लास 4 मेडुसा विशालकाय छिपकली के बारे में सोचा था जो शीशे के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में फंस गई थी। उसने जल्दबाजी में स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र और हवेली छोड़ दी। जैसे ही उसने घास के हर तिनके को देखा जिसे वेन यू ने इतनी सावधानी से संभाला था, लिन युआन ने आध्यात्मिक रूप से ब्लेकी को बुलाया। ब्लेकी जलमगन बार ड्रैगन झील से बाहर निकला और लिन युआन ने उसकी पीठ पर कलाबाजी मारी, इससे पहले कि वह उसे पीछे के पहाड़ की ओर ले जाए। लिन युआन एक खाली जगह पर कूद गया और पत्ती के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से मेडुसा विशालकाय छिपकली को बाहर बुलाया। मेडुसा विशालकाय छिपकली उस समय से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी जब वह फिश स्टोरेज बॉक्स में फंस गई थी। दुर्भाग्य से यह इतना मजबूत नहीं था कि धातु के पिंजरे में भी सेंध लगा सके, बल्कि मेडुसा विशालकाय छिपकली वह थी जो अंततः बाहर निकल गई और पिंजरे में गिर गई। मेडुसा विशालकाय छिपकली ने लिन युआन को देखकर चिल्लाया और लिन युआन पर लात मारी। उसकी लात धातु के पिंजरे पर पड़ी। लिन युआन ने देखा कि मेडुसा विशालकाय छिपकली की बैंगनी पपड़ीदार त्वचा पर लाल पैटर्न दिखाई दिए थे और उन्हें पता था कि यह 4 मार्श मगरमच्छों को खाने के बाद विकसित हुआ था। मेडुसा विशालकाय छिपकली की त्वचा पर लाल पैटर्न फैलने के बाद ये कक्षा 5 तक विकसित होने में सक्षम होगी। पिंजरे में बंद होने के बावजूद मेडुसा विशालकाय छिपकली द्वारा उस पर हमला करने की बार बार की गई कोशिशों को देखकर लिन युआन खुश था। मेडुसा विशालकाय छिपकली जितनी अधिक क्रूर व्यवहार कर रही थी, विकसित होने के बाद वह उतनी ही मजबूत हो जाएगी। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया और एम्बर बटन के आकार का वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया। धातु के पिंजरे के नीचे एक विशाल क्विकसेंट गड्ढा दिखाई दिया और क्विकसेंट से 12 जंजीरें निकलीं। जंजीरों ने खुद को 3 के समूहों में बांट लिया और मेडुसा विशालकाय छिपकली के अंगों के चारों ओर खुद को सुरक्षित रूप से लपेट लिया, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गई। सोर्स सैंड केवल गोल्ड आइक फैंटेसी 2 था और क्लोज गार्ड सैंड के साथ मेडुसा विशाल छिपकली को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। सौभाग्य से मेडुसा विशालकाय छिपकली कुछ घंटों तक छटपटाने के बाद थक गई थी, लेकिन एक बार जब ये खुद पर दबाव डालती है तो मेडुसा विशालकाय छिपकली सोर्स सैंड की चेन ब्लेड से मुक्त होने में सक्षम हो जाती है। लिन युआन ने मेडुसा स्नैक छिपकली की आंख की पुतली निकाली और अपने दूसरे हाथ को काटने से पहले उसे अपने हाथ में कुचल लिया। उसने नेत्रगोलक में मौजूद तरल पदार्थ को अपनी हथेली के खून के साथ मिला दिया। रक्त और तरल पदार्थ एक साथ मिश्रित होने के बाद ये तुरंत एक लाल रंग के क्रिस्टल में बदल गया जो किसी भी अन्य पत्थर की तरह ही कठोर लग रहा था। ये संभवतः नेत्रगोलक की पथरीकरण क्षमताओं के कारण था। चूंकि रक्त पथरीला हो गया था, लिन युआन की आभा को सर्वोत्तम रूप से संरक्षित किया गया था। उसने मेडुसा सांप दानव का खून निकाला और खून के भीतर लाल क्रिस्टल डाल दिया। लिन युआन मेडुसा स्नैक दानव के खून को क्रिस्टल की बोतल के अंदर से सड़ते हुए महसूस कर सकता था। लिन युआन ने तुरंत क्रिस्टल की बोतल को रेत में फेंक दिया और रेत के कणों ने क्रिस्टल की बोतल को ढक दिया। रेत से बना एक बड़ा सा हाथ रेत से उठा और मेडुसा विशालकाय छिपकली पर जा गिरा। हमला होने के बाद मेडुसा विशालकाय छिपकली गुस्से में दहाड़ने लगी। हाथ ने क्रिस्टल की बोतल को मेडुसा विशालकाय छिपकली के मुंह में फेंक दिया और फिर रेत में घुल गया, जो उड़कर मेडुसा विशालकाय छिपकली के मुंह में चली गई। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि क्रिस्टल की बोतल मेडुसा विशालकाय छिपकली के पेट तक पहुंच गई। लिन युआन ने मेडुसा जॉइंट छिपकली की लार में मौजूद विषाक्त पदार्थों के कारण ऐसा किया था, जो कि मेडुसा जॉइंट छिपकली द्वारा कुछ काटने पर संक्रमण का कारण बन सकता था। उसने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि मेडुसा जॉइंट छिपकली के मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती थी। हालांकि लिन युआन मेडुसा विशालकाय छिपकली से 5 मीटर की दूरी पर था, लेकिन जब भी मेडुसा विशाल छिपकली दहाड़ती थी तो एक भयानक बदबू उसकी नाक में प्रवेश कर जाती थी। लिन युआन को डर था कि जैसे ही वह मेडुसा विशालकाय छिपकली के 1 मीटर के भीतर जाएगा, वह बेहोश हो जाएगा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि रेत और क्रिस्टल की बोतल खाने के बाद मेडुसा विशालकाय छिपकली को कैसा महसूस हुआ, क्योंकि उसका पाचन तंत्र फेरोमैंगनीज को पचाने में भी सक्षम होगा।
मेडुसा विशालकाय छिपकली इस बात से नाराज थी कि उसके अंदर अचानक बहुत सारी चीजें भर गई थीं, फिर भी वह अजीब तरह से शांत थी। वह स्तब्ध और भ्रमित लग रहा था, मानो जो कुछ भी उसके शरीर में प्रवेश कर गया हो, उससे उसे समर्पण के लिए शांत कर दिया गया हो। उसकी जंगली अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई और वह एक आज्ञाकारी पिल्ला बन गया। एक क्षण बाद उसकी मादक अभिव्यक्ति गायब हो गई और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी बार जब मेडुसा विशाल छिपकली चिल्लाई तो लिन युआन की हथेली के घाव से रक्त की आभा निकली। मेडुसा विशाल छिपकली तुरंत चुप हो गई और अपना सिर नीचे कर लिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 953 उत्तम स्रोत प्रकार की सफाई। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 953 उत्तम स्रोत प्रकार की सफाई। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 953 उत्तम स्रोत प्रकार की सफाई। अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। हालांकि मेडुसा विशालकाय छिपकली ने लिन युआन के प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाया, लेकिन उसने अब उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। लिन युआन ने अपनी सांस रोकी और धातु के पिंजरे के करीब चला गया। इस बार जब लिन युआन ने क्रिस्टल की बोतल फेंकी तो मेडुसा विशालकाय छिपकली ने आज्ञाकारी रूप से उसे निगल लिया। लिन युआन ने देखा कि मेडुसा विशालकाय छिपकली पहले से ही सहज रूप से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने उसे प्रशंसा और चापलूसी से देखा, जैसे कि वह मेडुसा सांप दानव में बदल गया हो। जब मेडुसा विशालकाय छिपकली ने लिन युआन को धातु का पिंजरा खोलते हुए देखा तो वह रेंग कर बाहर निकल गई। लिन युआन ने स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन का उपयोग किया और अपनी मुट्ठी को स्पिरिट क्यूई की एक परत में लपेट लिया। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की सांद्रता बढ़ने के बाद से स्पिरिट एसेंस विस्फोट भी मजबूत हो गया था। यदि मेडुसा विशालकाय छिपकली उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो वह निश्चित रूप से बिना रुके उसे मुक्का मार देता। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि मेडुसा विशालकाय छिपकली जिसे 2 बार प्रेरित किया गया था वह पहले से ही एक आज्ञाकारी पिल्ला की तरह काम कर रही थी। उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसने जो कुछ किया वह चुपचाप उसके पास खड़ा रहना था। जब लिन युआन ने अपनी आत्मा की गहराई में मोबियस की आवाज़ सुनी तो उसने तीसरी बार मेडुसा विशाल छिपकली को एक शाश्वत अनुबंध बनाने के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई। युआन आयामी जीवन रूप आयामी दुनिया में रहते हैं और आत्मा क्यूई का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि आयामी जीवन स्वरूप स्रोत प्रकार की ऊर्जा का खजाना है। यदि आप तीसरे प्रेरण में स्रोत प्रकार की ऊर्जा को शामिल करते हैं तो एक अविश्वसनीय परिवर्तन हो सकता है। आयामी जीवन रूप उन्हें मिलने वाले अवसरों के लिए हमेशा आभारी रहते हैं। मेडुसा विशालकाय छिपकली आपके प्रति और भी अधिक वफादार हो सकती है। लिन युआन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को बुलाया जो लगातार कानून स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित कर रही थी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी, जब आप कानून स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित कर रहे हैं तो आप अंदर कानून की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और साथ ही अपने शरीर में स्रोत प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। उन्हें विकसित करने के लिए स्रोत प्रकार की ऊर्जा को संपूर्ण कानूनों में इंजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या स्रोत प्रकार की ऊर्जा का उपयोग आपके शरीर के बाहर किया जा सकता है? लिन युआन ने पूछा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी बहुत बुद्धिमान थी। जब उसने मेडुसा विशालकाय छिपकली का आज्ञाकारी रवैया देखा तो उसे पता चला कि लिन युआन क्या योजना बना रहा था। हालांकि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को ऐसे घृणित आयामी जीवन रूप को विकसित करने के लिए ऐसी बहुमूल्य स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग करने की बात समझ में नहीं आई। जब लिन युआन ने स्वॉर्ड स्किल नाइट क्रो विदर अटैक का उपयोग किया तो 28 कौवों में से कोई भी 10 मेडुसा विशालकाय छिपकलियों को मारने में सक्षम होगा। इस प्रकार पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने लिन युआन को अपना प्रश्न सुनाया। लिन युआन ने उत्तर दिया, मैं दलदली दुनिया में विस्तार करने की योजना बना रहा हूं और कुछ दलदली आयामी जीवन रूपों का पोषण करने से इस प्रक्रिया में मदद मिल सकती है। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की आंखें चमक उठीं। यदि लिन युआन दलदली आयामी दुनिया में विस्तार कर सकता है तो उसके पास खाने के लिए लॉ सोर्स क्रिस्टल कभी भी खत्म नहीं होंगे, भले ही लिन युआन ने फिर कभी किसी के साथ व्यापार न किया हो। यह अद्भुत था। मास्टर एक आयामी जीवन रूप विकास को अनलॉक करने के लिए अपने जीवन में एक बार स्रोत प्रकार की सफाई से गुजर सकता है। आयामी जीवन रूप का कोई भी वर्ग स्रोत प्रकार की सफाई से गुजर सकता है। हालांकि स्रोत प्रकार की सफाई के सफल होने के लिए उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूपों को बहुत अधिक स्रोत प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेडुसा जॉइंट लिजर्ड वर्तमान में कक्षा 4 में है और इसकी स्रोत प्रकार की सफाई के लिए स्रोत प्रकार की ऊर्जा के 400 सेट की आवश्यकता होगी, सेक्रेड सोर्स वाइल्डिंग क्वीन ने कहा। लिन युआन ने भौहें सिकोड़कर उत्तर दिया, स्रोत प्रकार की ऊर्जा के 400 सेट। इसका मतलब यह था कि मेडुसा विशाल छिपकली को स्रोत प्रकार की सफाई को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 400 स्रोत प्रकार के क्रिस्टल की आवश्यकता थी। गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती प्राप्त करने से पहले लिन युआन के लिए यह एक खगोलीय आकृति थी। लेकिन अब उन्हें 400 स्रोत प्रकार के क्रिस्टल से अलग होने में कोई अनिच्छा महसूस नहीं होगी। पवित्र स्रोत की रक्षा करने वाली रानी ने उसके सिर पर बिखरे हुए बालों को थपथपाया और झिझकते हुए कहा, मास्टर आप सही कह रहे हैं। अपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई भी ठीक है और यह स्रोत प्रकार की ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा को बचाएगी। मेडुसा विशालकाय छिपकली अभी भी विकसित होगी। स्रोत प्रकार की सफाई के लिए कितनी स्रोत प्रकार ऊर्जा की आवश्यकता है? लिन युआन ने पूछा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने तुरंत उत्तर दिया, एक अपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई से आप जितनी चाहें उतनी स्रोत प्रकार की ऊर्जा बचा सकते हैं। ये स्रोत प्रकार की ऊर्जा के 1 से 400 सेट तक बचा सकता है। हालांकि एक आयामी जीवन रूप अपने जीवन में केवल एक स्रोत प्रकार की सफाई से गुजर सकता है और यह अपूर्ण के बाद एक पूर्ण सफाई से गुजरने में सक्षम नहीं होगा। लिन युआन ने एक पल के लिए पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के शब्दों पर विचार किया।
अंत में उन्होंने मेडुसा विशालकाय छिपकली को एक संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई से गुजरने की अनुमति देने का निर्णय लिया। स्रोत प्रकार की ऊर्जा के 400 सेटों को यह प्रयोग करने के लिए डूबी लागत माना जा सकता है कि एक संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई के दौरान एक आयामी जीवन रूप कितना विकसित हो सकता है। यदि सही स्रोत प्रकार की सफाई लिन युआन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी तो वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी मेडुसा विशाल छिपकली एक आदर्श स्रोत प्रकार की सफाई से गुजरेगी। मैं ये देखना चाहता हूं कि सही स्रोत प्रकार की सफाई आयामी जीवन रूप में कितना सुधार करती है। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरु, मैं मेडुसा विशालकाय छिपकली में स्रोत प्रकार की ऊर्जा के 400 सेट इंजेक्ट करूंगा। इससे उसकी स्कर्ट हिलने लगी और स्कर्ट से धागे बाहर निकलने लगे। लिन युआन ने तरल पदार्थ की आखिरी बोतल मेडुसा विशालकाय छिपकली के मुंह में फेंक दी। एक बार जब मेडुसा विशाल छिपकली ने अंतिम बोतल पी ली तो धागों ने मेडुसा विशाल छिपकली को छेद दिया और स्कर्ट से एक एम्बर चमक मेडुसा विशाल छिपकली के शरीर में प्रवाहित हुई। लिन युआन ने कुल 400 धागे गिने और वह जानता था कि प्रत्येक धागा मेडुसा विशालकाय छिपकली के शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्रोत प्रकार की ऊर्जा इंजेक्ट कर रहा था। मेडुसा विशालकाय छिपकली के शरीर से धागे निकाले जाने के बाद मेडुसा विशालकाय छिपकली ने तुरंत कान फाड़ देने वाली दहाड़ निकाली। मेडुसा विशालकाय छिपकली की नई दहाड़ उसकी पुरानी दहाड़ से बहुत अलग थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट अध्याय 954 द मिस्टीरियस टोटेम फे एवोल्यूशन मचेंट सी 954 रहस्यमय टोटेम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 954 रहस्यमय टोटेम अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। पहले मेडुसा विशालकाय छिपकली की दहाड़ जबरदस्त क्रूरता से भरी थी। अब ये और अधिक भयानक रूप से बर्बर था। जल्द ही मेडुसा विशालकाय छिपकली का शरीर फैलने लगा और उसके मुंह की बदबू इतनी हानिकारक हो गई कि इसने लिन युआन को पीछे की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया। लिन युआन ने देखा कि मेडुसा विशालकाय छिपकली की पूंछ उसके शरीर की लंबाई से दोगुनी हो गई थी और उसकी गर्दन से 3 सिर हो गए थे। 3 नए सिर लगभग मेडुसा विशालकाय छिपकली के मूल सिर जितने बड़े हो गए थे। चारों सिरों ने एक सुर में दहाड़ते हुए उन रेत के कणों को उड़ा दिया जो सोर्स रेत में बदल गए थे। मेडुसा जॉइंट लिजर्ड की हल्की बैंगनी शल्कें भी गहरे बैंगनी काले रंग में बदल गई थीं। बैंगनी काले तराजू पर काले और सुनहरे पैटर्न चल रहे थे और वे रक्त की एक अवर्णनीय आभा लिए हुए लग रहे थे। मेडुसा विशालकाय छिपकली के अंग भी उसके बड़े हुए शरीर और पूंछ को सहारा देने के लिए काफी मोटे हो गए थे। इसका प्रत्येक पंजा 1 मीटर लंबा था। गहरे पुराने पंजे कुंद थे लेकिन स्पष्ट रूप से उस तरह नुकीले थे क्योंकि वे अपने नीचे रेत के कणों को चूर्णित कर रहे थे। यह मेडुसा विशालकाय छिपकली की वर्तमान आकृति का एक एम्बर पैटर्न था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मेडुसा विशालकाय छिपकली के परिवर्तन और विस्तार से लिन युआन आश्चर्यचकित नहीं थे। ये और अधिक अजीब होता यदि सही स्रोत प्रकार की सफाई ने कई बदलाव नहीं लाए होते। हालांकि ये पहली बार था कि लिन युआन ने एक आयामी जीवन रूप के शरीर पर एक कुल देवता को प्रकट होते देखा था। टोटेम का रंग और आभा बिल्कुल स्रोत प्रकार की शक्ति के समान थी। लेकिन मॉबियस, जीनियस और पवित्र तलवार चलाने वाली रानी से इस बारे में पूछने के बाद भी उनमें से कोई भी इसका कारण नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ था। जाहिर है इसका उत्तर केवल दलदली दुनिया में ही मिल सकता है। लिन युआन ने महसूस किया कि मेडुसा विशालकाय छिपकली कक्षा 5 के राक्षस से भी अधिक शक्तिशाली थी। चारों सिर भी बहुत फुर्तीले थे और कक्षा 5 के 4 अलग अलग राक्षसों को निशाना बना सकते थे। राक्षस सबसे शक्तिशाली आयामी जीवन रूप थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उत्तम स्रोत प्रकार की सफाई ने मेडुसा विशाल छिपकली को कक्षा 6 मेडुसा विशाल छिपकली की शक्ति प्राप्त करने के लिए विकसित किया था। मेडुसा जॉइंट छिपकली अब मेडुसा जॉइंट छिपकली जैसी नहीं दिखती थी। यह ऐसा था मानो स्रोत प्रकार की सफाई ने मेडुसा विशाल छिपकली को सर्वोत्तम स्रोत प्रकार के जीवन रूप में विकसित किया हो। उसने देखा कि मेडुसा विशालकाय छिपकली की आंख में एक बुद्धिमान चमक दिखाई दी थी और उसकी दहाड़ एक बार फिर बदल गई थी। अब दहाड़ में एक अजीब शब्दांश गुण था, मानो यह एक प्रकार की भाषा हो। लिन युआन ने प्रॉक्सी विधि के माध्यम से मेडुसा विशालकाय छिपकली का अनुबंध किया था, अतः वह इसके विचारों को समझ नहीं सका। अचानक लिन युआन की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्हें एक नया क्षेत्र याद आया जिसका उल्लेख जीनियस ने स्टार वेब पर किया था। इसे आयामी भाषा कहा गया। उदाहरण के लिए कुछ उच्च श्रेणी के राक्षसों की दहाड़ का एक विशेष अर्थ हो सकता है। मेडुसा सांप दानव की चीखें मेडुसा विशाल छिपकली को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट निर्देशों का संकेत दे सकती हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जीनियस को इस क्षेत्र में बहुत रुचि थी और वह स्टार वेब पर उपलब्ध विभिन्न आयामी जीवन रूपों की अलग अलग आवाजें सुन रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह उनके अर्थ का पता लगा सकता है। मेडुसा विशालकाय छिपकली की वर्तमान दहाड़ जटिल अक्षरों से भरी हुई थी और जीनियस विभिन्न अक्षरों के अर्थ जानने और मेडुसा विशाल छिपकली या माश आयामी जीवन रूपों की भाषा को चुनने के लिए खुद को मेडुसा विशाल छिपकली से जोड़ने के लिए कनेक्टेड टेल्स का उपयोग करने में सक्षम होगा। मेडुसा विशालकाय छिपकली लिन युआन के पास चली गई और उसके बगल में लेट गई। इसने लिन युआन को कोहनी मारने के लिए अपने सिर का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि लिन युआन को उसकी सांसों से कितनी नफरत है तो उसने तुरंत अपने 4 सिर रेत में दबा दिए। जब मेडुसा विशालकाय छिपकली ने फिर से अपना सिर उठाया तो लिन युआन को एहसास हुआ कि बदबू अब असहनीय नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मेडुसा जॉइंट छिपकली के मुंह की गंध उसकी लार में मौजूद बैक्टीरिया से जुड़ी हुई थी। अब यह अपनी लार में विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करने में सक्षम था। लिन युआन ने देखा कि मेडुसा विशालकाय छिपकली कितनी डरपोक थी और वह उसके सिर को थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि मेडुसा विशालकाय छिपकली की त्वचा सख्त और मोटी थी। उन्होंने इसका श्रेय त्वचा की रक्षात्मक क्षमताओं को दिया।
मेडुसा विशालकाय छिपकली खुश थी कि लिन युआन उसे छू रहा था। अन्य 3 प्रमुख लिन युआन का स्पर्श न पाकर अप्रसन्न नहीं थे। इसका मतलब यह था कि एक ही आत्मा मेडुसा विशालकाय छिपकली के 4 सिरों को नियंत्रित करती थी, पर्पल दानव के विपरीत जिसके प्रत्येक सिर को नियंत्रित करने वाली एक अलग आत्मा थी। लिन युआन ने मेडुसा जॉइंट लिजर्ड की भाषा को समझने के लिए कनेक्टेड टेल्स का उपयोग करने के लिए जीनियस के लिए कोई जल्दी नहीं देखी। लिन युआन के लिए अधिक दबाव वाली बात यह थी कि वह दलदली दुनिया में प्रवेश करने के लिए क्रेन हब का उपयोग करे। पहली बार दलदली दुनिया में प्रवेश करने के बाद क्रेन हब दलदली दुनिया में हर स्थान को चिन्हित नहीं करेगा। लिन युआन को स्वयं ही स्थलों पर ध्यान देना होगा और अपना क्षेत्र बनाने के लिए स्थान तय करना होगा। अगली बार जब वह क्रेन हब का उपयोग करेगा तो वह तुरंत उस स्थान पर दिखाई देगा जो उसने तय किया था। इस प्रकार लिन युआन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक उपयुक्त क्षेत्र चुनना था जिस पर वह अपना क्षेत्र स्थापित कर सके और वह बेरेन रिवर ऑर्किड बर्ड के बढ़ने के लिए भी उपयुक्त हो। वह अपने चुने हुए क्षेत्र में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को हटा देगा या भगा देगा। लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और किलफूड स्काई बटरफ्लाई को ऐसे आकार में बदलने का निर्देश दिया जो उसे पकड़ सके। किलफूड स्काई बटरफ्लाई की पीठ पर रहते हुए उन्होंने क्रेन हब के माध्यम से कक्षा 2 माश आयामी दरार में प्रवेश किया। लेकिन एक बार जब उसने दलदली दुनिया में प्रवेश किया तो लिन युआन तुरंत उस दृश्य से अभिभूत हो गया जिसने उसका स्वागत किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 955 मेडुसा सांप दानव और मार्श मृदा रॉक कछुए के बीच लड़ाई। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 955 मेडुसा सांप दानव और मार्श मृदा रॉक कछुए के बीच लड़ाई। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 955 मेडुसा सांप दानव और मार्श मृदा रॉक कछुए के बीच लड़ाई। अनुवादक एकलिस स्टूडियो, संपादक एकलिस स्टूडियो। एक विशाल कछुआ जो छोटे पहाड़ जैसा दिखता था उसने क्रोध भरी दहाड़ निकाली। इसका खोल पीले पैटर्न की परतों से ढका हुआ था। इसके खोल से उभरी हुई कीलों ने लगभग 2 मंजिल ऊंचे एक छोटे से पहाड़ का निर्माण किया और खुद को खोल से अलग कर लिया और सभी दिशाओं में उड़ गईं। स्पाइक्स ने तुरंत सभी हमलावर मार्श मगरमच्छों को पीसकर एक गूदा बना दिया। मार्श मगरमच्छों का क्षत विक्षत मांस काले दलदल में धंस गया जिससे वह गहरे लाल रंग का हो गया। फिर भी अन्य मार्श मगरमच्छ पीछे नहीं हटे, हालांकि वे भयभीत लग रहे थे और उन्होंने आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। उसी क्षण एक अजीब आवाज ने जटिल अक्षरों से भरा एक गीत गाना शुरू कर दिया। मार्श मगरमच्छ अब डरे या झिझके नहीं थे और उन्होंने तुरंत विशाल कछुए पर हमला कर दिया। 20 मीटर लंबे कछुए की तुलना में 4 मीटर लंबे मार्श मगरमच्छ छोटे थे। बहरहाल मार्श मगरमच्छों ने कछुए के अंगों के चारों ओर अपने जबड़े तोड़ दिए और छटपटाने लगे। इससे कछुए को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अदम्य बल से मार्श मगरमच्छों के दांत टूट गए। हजारों मार्श मगरमच्छों की लहर ने कछुए के नीचे के लाल पूल को बड़ा बना दिया। जैसे ही विशाल कछुआ पीड़ा में चिल्लाया, उसकी पीठ पर पीले रंग के पैटर्न फिर से चमकने लगे। जैसे ही विशाल कछुआ फिर से हमला करने वाला था, ऊर्जा की 3 हरी किरणें कछुए के मुंह में चली गईं। आखिरी किरण सीधे विशाल कछुए को भेद गई। हरित ऊर्जा किरण बहुत संक्षारक थी और विशाल कछुए में छेद वाले घाव चौड़े होने लगे। कछुए के पूरे शरीर पर पीली रोशनी और भी तेजी से तरंगित होने लगी। विशाल कछुए ने अपनी बिल्ली को चारों ओर घुमाया और पीली रोशनी उसके घावों पर केंद्रित हो गई। कुछ ही समय बाद विशाल कछुए के घाव स्पष्ट दर से बंद होने लगे। इससे आगे खून की हानि होने से बच गई। उस समय अजीब आवाज अधिक जरूरी लग रही थी। लिन युआन ने बालों पर हरे सांपों के साथ एक आधी लड़की, आधे हरे सांप की आकृति देखी। आकृति की हरी आंखें भूरी हो गईं और विशाल कछुए का घाव पत्थर में बदल गया। जो हिस्सा पत्थर में बदल गया था वह टूटकर गिर गया। विशाल कछुए की गर्दन का घाव बड़ा हो गया और घाव के आसपास का मांस भी पत्थर में बदल गया। इससे नए मांस को फिर से बढ़ने से रोका गया और यह सुनिश्चित किया गया कि छेद खुला रहे। लिन युआन ने दलदली दुनिया में प्रवेश करते ही ऐसी भयानक लड़ाई देखने की उम्मीद नहीं की थी। मार्श डायमेंशनल रिफ्ट में मार्श सॉइल रॉक टर्टल और मेडुसा स्नैक डायमन को ढूंढना दुर्लभ था। वास्तव में मार्श सॉइल रॉक कछुआ मेडुसा स्नैक दानव से भी दुर्लभ था। लिन युआन यह नहीं बता सका कि क्या मार्श सॉइल रॉक कछुए ने सभी दलदली मिट्टी को निगलने के लिए मेडुसा स्नैक दानव के क्षेत्र का उल्लंघन किया था या क्या मेडुसा स्नैक दानव ने जानबूझकर मार्श सॉइल रॉक कछुए को उकसाया और उसका शिकार किया था। लेकिन करीब से देखने के बाद लिन युआन को लगा कि पहले वाले की संभावना अधिक थी, क्योंकि मार्श सॉइल रॉक कछुआ पहले से ही कक्षा 7 का था और मिड ब्रीड वे जितना मजबूत था। दूसरी ओर मेडुसा स्नैक दानव अभी अभी कक्षा 6 में पहुंचा था। भले ही उसके पास मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं हों, वह कभी भी अपने से उच्च वर्ग के शिकार के पीछे नहीं जाएगा। मेडुसा सांप दानव के बगल में कक्षा 6 की मेडुसा विशालकाय छिपकली रहती थी। मार्श सॉइल रॉक टर्टल के हमलों से मेडुसा विशालकाय छिपकली का निचला आधा हिस्सा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था और यह स्पष्ट था कि वह मरने वाली थी। यहाँ तक कि सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। लिन युआन ने यह भी देखा कि मेडुसा सांप दानव के सिर पर एक सांप था जो मेडुसा सांप दानव के बालों की जगह लेने वाले सभी सांपों से अलग था। इस छोटे सांप की शल्कें चिकनी थीं और इसकी चमक हल्की हरी थी। वह डरपोक होकर अन्य सांपों के बीच में फंस गया, मानो छिपने की कोशिश कर रहा हो। लिन युआन इससे हैरान था, क्योंकि मेडुसा स्नैक दानव को किसी भी ऐसे जीव के निकट संपर्क में रहने से नफरत थी जिसके साथ उसका रक्त संबंध नहीं था। क्या वह छोटा सांप जो छिपने की कोशिश कर रहा था मेडुसा सांप दानव का बच्चा हो सकता है? युवा मेडुसा सांप दानव भी आधा इंसान आधा सांप होना चाहिए, जिसके बालों के बदले बाल सांप थे। लिन युआन ने छोटे सांप की जांच के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। उसने जो देखा उसे अपनी मुट्ठी कसकर बंद करने पर मजबूर कर दिया।
वास्तव में उसने सही अनुमान लगाया था और वह अत्यंत दुर्लभ स्नैक चेंज मेडुसा की उपस्थिति में था। स्नैक चेंज मेडुसा एक आयामी जीवन रूप था, लेकिन स्पिरिट क्यूई पेशेवर इसे अनुबंधित कर सकते थे। इसका कोई निर्धारित प्रकार नहीं था और इसकी कोई सीमा नहीं थी। वैसे तो कोई भी इसका अनुबंध कर सकता है। मॉबियस सिल्वरएक्स फैंटेसी आई तक पहुंच गया था और स्पिरिट एक और फी को लॉक कर सकता था, जबकि लिन युआन के पास 2 फी को अनुबंधित करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इसलिए लिन युआन ने स्नैक चेंज मेडुसा पर अपनी नजरें जमाईं। लिन युआन को लगा कि यह उसका भाग्यशाली दिन था। जैसे ही उसने दलदली दुनिया में प्रवेश किया, उस पर एक चमत्कार हुआ। मेडुसा स्नैक दानव अपनी विकास प्रक्रिया में अपरिहार्य उत्परिवर्तन के कारण स्नैक चेंज मेडुसा में बदल गया। छोटा स्नैक चेंज मेडुसा क्लास एक आयामी जीवन रूप जितना मजबूत दिखता था। यह एक चमत्कार होगा यदि यह इस बिंदु पर मेडुसा सांप दानव में विकसित हो सके। यदि स्नैक चेंज मेडुसा की कक्षा बहुत ऊंची होती तो लिन युआन इसे अनुबंधित नहीं कर पाता। उच्च श्रेणी के स्नैक चेंज मेडुसा को अनुबंधित करना संभव था, लेकिन लिन युआन ने वैकल्पिक योजनाओं का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। अत्यधिक बुद्धिमान आयामी जीवन रूप को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना भी बेहद कठिन था, विशेष रूप से मेडुसा सांप दानव जैसे गौरवान्वित व्यक्ति को। मार्श सॉइल रॉक टर्टल कक्षा 7 आयामी जीवन रूप था और उसके पास पहले से ही लॉ सोर्स क्रिस्टल थे। यह मार्श मगरमच्छ और कक्षा 6 मेडुसा सांप दानव की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 956 बढ़ती छिपकलियों की पहली लड़ाई। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 956 बढ़ती छिपकलियों की पहली लड़ाई। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 956 बढ़ती छिपकली की पहली लड़ाई। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। मार्शमेदा रॉक कछुए के आहार में दलदली मिट्टी शामिल थी और खाई गई दलदली मिट्टी का पोषण भी मार्शमेदा रॉक कछुए के पेट में होता था। जब मार्श सॉइल रॉक कछुआ घायल हो जाता था तो वह खुद को ठीक करने के लिए अपने पेट में जमा दलदली मिट्टी का उपयोग करता था। इस बिंदु पर अधिकांश मार्श मगरमच्छ मर गए थे और यह मूल रूप से एक समझौता था कि मार्श सॉइल रॉक कछुआ विजयी हुआ था। हालांकि मार्श सॉइल रॉक टर्टल ने दलदली मिट्टी खाए और इस कारण से मेडुसा स्नैक दानव के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ये किसी भी अन्य आयामी जीवन रूप की तरह ही क्रूर था। मार्श सॉइल रॉक कछुए के जाने से पहले यह मेडुसा सांप दानव और उसके बच्चे दोनों को मार देगा। कक्षा 6 मेडुसा सांप दानव स्पष्ट रूप से तबाह और पीड़ा में था। चतुर जीवन रूपों ने हमेशा रिश्तेदारी को महत्व दिया है। कक्षा 6 का मेडुसा सांप दानव अपनी बेटी को असहाय रूप से जकड़े हुए था। भले ही इसने अपनी बेटी को बाहर फेंक दिया, लेकिन इसकी बेटी मार्श सॉइल रॉक कछुए के प्रकोप से बचने में सक्षम नहीं होगी। मार्श सॉइल रॉक कछुए द्वारा आखिरी मार्श मगरमच्छ को मारने के बाद वह मेडुसा सांप दानव की ओर तेजी से तैरने लगा। लिन युआन ने तुरंत किल फूड स्काई बटरफ्लाई को अंदर आने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेडुसा विशालकाय छिपकली को पत्ती के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से बाहर बुलाया। मेडुसा विशालकाय छिपकली ने तुरंत अपने 4 सिर एक साथ रखे और जोरदार दहाड़ निकाली। लिन युआन ने मेडुसा विशालकाय छिपकली से कहा, जाओ और कक्षा 7 मार्श सॉइल रॉक कछुए से लड़ो और देखो कि तुम उसकी तुलना में कितने कमजोर हो। संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई के बाद मेडुसा विशालकाय छिपकली कक्षा 4 बनी रही, लेकिन इसकी शक्ति कक्षा 6 आयामी जीवन रूप तक पहुंच जानी चाहिए थी। चूंकि वह मेडुसा विशालकाय छिपकली की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना होगा। कक्षा 7 मार्श सॉइल रॉक टर्टल से अधिक उपयुक्त कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था जो अभी अभी एक कठिन लड़ाई से विजयी हुआ था। मेडुसा विशालकाय छिपकली तुरंत मार्श सॉइल रॉक कछुए की ओर बढ़ी। एक बार जब यह मार्श सॉइल रॉक कछुए के पास था तो मेडुसा विशालकाय छिपकली ने अपनी पूंछ को चाबुक मारा और इसका इस्तेमाल मार्श सॉइल रॉक कछुए के पहले से मौजूद घाव को छेदने के लिए किया। लिन युआन ने मेडुसा विशालकाय छिपकली की मोटी पूंछ के अंत में एक तेज हेलिक्स के आकार का सींग देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल इस तरह किया जाएगा। पूंछ बिल्कुल एक भाले की तरह थी जो मांस को छेद सकती थी। मार्शमेदा रॉक कछुए को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। हालांकि लिन युआन ने देखा कि मार्श सॉइल रॉक कछुए की नज़र मेडुसा विशालकाय छिपकली के कुलदेवता पर उसी क्षण से केंद्रित थी जब उसने मेडुसा विशाल छिपकली को देखा था। मेडुसा विशालकाय छिपकली के कुलदेवता को देखकर मार्श सॉइल रॉक कछुए में डर पैदा हो गया। जब मेडुसा विशालकाय छिपकली की पूंछ ने उसके घाव को छेद दिया, तभी मार्श सॉइल रॉक कछुए ने हिंसक रूप से इधर उधर छटपटाना शुरू कर दिया और मार्श सॉइल रॉक कछुए के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। मेडुसा विशालकाय छिपकली के 4 सिर हिलने लगे और उन्होंने अपने दांत मार्श सॉइल रॉक कछुए की गर्दन में गड़ा दिए। मेडुसा विशालकाय छिपकली के नुकीले दांतों ने मार्श सॉइल रॉक कछुए की कठोर त्वचा को छेद दिया और उसकी बैक्टीरिया से भरी लार, जिसे लिन युआन ने तुच्छ समझा, स्वतंत्र रूप से बहने लगी। कुछ ही समय बाद मार्श सॉइल रॉक कछुए की गर्दन से सड़न की दुर्गंध आने लगी। इसकी गर्दन के सड़ने से मार्श सॉइल रॉक कछुआ बहुत कमजोर हो गया। मेडुसा विशालकाय छिपकली की घुमाव और जोरदार पिटाई ने अंततः मार्श सॉइल रॉक कछुए के सिर को उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया। मार्श सॉइल रॉक कछुए के लिए जीवित रहना अब असंभव था और वह जल्द ही अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करने के बाद संघर्ष करना बंद कर देगा। हालांकि मेडुसा विशालकाय छिपकली को कोई परवाह नहीं थी। इसने मार्श सॉइल रॉक कछुए को तेजी से मौत देने के लिए उस पर हमला करना जारी रखा। जब लिन युआन ने मेडुसा जॉइंट लिजर्ड का प्रदर्शन देखा तो उन्होंने सोचा मेडुसा जॉइंट लिजर्ड की युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए 400 स्रोत प्रकार के क्रिस्टल खर्च करना इसके लायक था।
जैसे ही लिन युआन मेडुसा स्नेक दानव और उसकी बेटी के पास जाने वाला था, मेडुसा विशालकाय छिपकली उसके पास आ गई और मेडुसा स्नेक दानव और उसकी बेटी की ओर इशारा करने के लिए अपने सभी 4 सिरों का इस्तेमाल किया। ये स्पष्ट था कि वह खुद को विकसित करने के लिए घायल मेडुसा विशालकाय छिपकली को निगलना चाहता था। लिन युआन इसके विरोध में नहीं थे। मेडुसा विशालकाय छिपकली को संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई का अनुभव होने के बाद उसे उसी वर्ग के कई आयामी जीवन रूपों और अन्य मेडुसा विशाल छिपकलियों के मांस का उपभोग करने की आवश्यकता थी। एक बार जब मेडुसा विशाल छिपकली ने कक्षा 5 मेडुसा विशाल छिपकली को खा लिया तो ये कक्षा 5 में विकसित हो जाएगी। लिन युआन ने उत्साहित मेडुसा विशालकाय छिपकली को देखा और कहा, चूंकि आपने मेरे साथ अनुबंध किया है, इसलिए मुझे आपको एक नाम देना चाहिए। अब से तुम्हें उभरती हुई छिपकली कहा जाएगा। मेडुसा विशालकाय छिपकली अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट थी। जब चारों प्रमुखों ने लिन युआन का नाम सुना तो खुशी से दहाड़ने लगे। जाहिर है, मेडुसा विशालकाय छिपकली वास्तव में उस नाम से खुश थी जो लिन युआन ने उसे दिया था। लिन युआन ने मेडुसा जॉइंट लिजर्ड राइजिंग लिजर्ड का नाम उस कुलदेवता के कारण रखा था जो संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई का अनुभव करने के बाद प्रकट हुआ था। जब राइजिंग लिजर्ड क्लास 5 मेडुसा जॉइंट लिजर्ड की ओर बढ़ रही थी तो कुछ दिलचस्प हुआ। हालांकि मेडुसा विशालकाय छिपकली मेडुसा सांप दानव की संरक्षक थी, मेडुसा सांप दानव को बढ़ती छिपकली पर हमला करना चाहिए था जो उसे निगलने वाली थी। हालांकि न केवल मेडुसा सांप दानव ने कोई लड़ाई नहीं की, बल्कि वह मेडुसा विशाल छिपकली के कुलदेवता पर अपनी आंखें टिकाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह अपने भगवान की पूजा कर रहा हो। लिन युआन ने अपनी आंखें चौड़ी की। उसे उम्मीद नहीं थी कि राइजिंग लिजर्ड के कुलदेवता के पास ऐसी शक्तियां होंगी। मेडुसा सांप दानव ने नशे की हालत में एक अजीब गाना गाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 957 आस्था और प्रेरित फे इवोल्यूशन मचेंट सी 957 आस्था और प्रेरित प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन अध्याय 957 आस्था और प्रेरित अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। यह अजीब गीत जटिल अक्षरों से भरा हुआ था। राइजिंग लिजर्ड ने खाना बंद कर दिया और लिन युआन की ओर उम्मीद से देखने से पहले मेडुसा सांप दानव की ओर देखा। घटनाओं की श्रृंखला ने लिन युआन को भ्रमित कर दिया। उन्होंने जीनियस को बुलाने से पहले किल फूड स्काई बटरफ्लाई को राइजिंग लिजर्ड पर उतरने का आदेश दिया और कहा, जीनियस कनेक्टेड टेल का उपयोग करें और खुद को राइजिंग लिजर्ड और मुझसे जोड़ें। इससे पहले कि 2 पूंछें अलग हो जाएं और चांदी की कड़ियों में बदल जाएं, जीनियस ने म्याऊं म्याऊं की। एक लिन युआन और राइजिंग लिजर्ड से जुड़ा था, जबकि दूसरा जीनियस और राइजिंग लिजर्ड से जुड़ा था। राइजिंग लिजर्ड लिन युआन के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थी, इसलिए उसने अपनी यादों और विचारों तक पूरी पहुंच प्रदान की। लिंक के माध्यम से लिन युआन को तुरंत मेडुसा स्नैक डेमन के गीत के पीछे का अर्थ पता चल गया। अर्थ ने लिन युआन को चौंका दिया। आमतौर पर मेडुसा विशालकाय छिपकली मेडुसा सांप दानव की आज्ञाकारी थी। फिर भी अब मेडुसा सांप दानव ने उभरती हुई छिपकली को प्रेरित के रूप में संबोधित किया और उभरती हुई छिपकली के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। जब उसने देखा कि कैसे मेडुसा सांप दानव उभरती हुई छिपकली के कुलदेवता को घूर रहा था, तो उसे पता चला कि टोटेम के कारण ही मेडुसा सांप दानव ने बढ़ती छिपकली को प्रेषित कहकर संबोधित किया था। लिन युआन को पता था कि राइजिंग लिजर्ड सिर्फ क्लास 4 मेडुसा की विशालकाय छिपकली थी और एक प्रेरित होने से बहुत दूर थी। इसलिए उन्हें यकीन था कि दलदली दुनिया के प्रेरित के पास अपार स्रोत प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी महसूस किया कि दलदली दुनिया में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। इससे ये भी साबित हुआ कि मेडुसा सांप दानव को प्रेरित के अस्तित्व के बारे में पता था। प्रेरित ने दलदली दुनिया में बुद्धिमान जीवन रूपों को नियंत्रित करने के लिए विश्वास का उपयोग किया और उन्हें अपने विश्वासियों में बदल दिया। इसका मतलब यह था कि प्रेरितों का एक समूह जिनके शरीर पर कुलदेवता थे, दलदली दुनिया पर शासन करते थे। ये भी संभव था कि प्रेरित के ऊपर एक उच्च जीवन रूप मौजूद था। राइजिंग लिजर्ड अभी के लिए केवल कक्षा 4 आयामी जीवन रूप थी। जैसे जैसे यह बढ़ता रहा, यह प्रेरित तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। हालांकि लिन युआन अभी भी प्रेरितों और आस्थाओं की संरचना के बारे में अनिश्चित था। वह राइजिंग लिजर्ड का विश्वासी बनने की इच्छा रखने वाले मेडुसा सांप दानव को मना नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसे कक्षा 6 के मेडुसा सांप दानव को नियंत्रित करने की अनुमति मिल जाएगी। अपनी मजबूत युद्ध शक्ति के अलावा मेडुसा स्नैक डेमन की बुद्धिमत्ता और आधा मानव रूप लिन युआन के दलदली दुनिया में विस्तार में सहायक होगा। अब जब उसे लिन युआन की अनुमति मिल गई तो उभरती हुई छिपकली मेडुसा स्नैक दानव की ओर दहाड़ने लगी और मेडुसा स्नैक दानव के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक आ गई। किसी आस्तिक के लिए उसके प्रेरित द्वारा स्वीकार किया जाना एक सम्मान की बात थी। मेडुसा सांप दानव की खुशी पवित्रता में बदल गई, क्योंकि उसने अपने हाथ एक साथ रखे जैसे कि वह प्रार्थना कर रहा हो। एक आत्मा की छाया मेडुसा सांप दानव से उठी और बढ़ती छिपकली के कुलदेवता में प्रवेश कर गई। उभरती हुई छिपकली के कुलदेवता से एक एम्बर रोशनी निकली और मेडुसा सांप दानव पर गिरी। मेडुसा सांप दानव के कंधे पर एक बेहोश कुलदेवता दिखाई दिया। हालांकि ये टोटेम गहरे हरे रंग का था, जबकि राइजिंग लिजर्ड पर मौजूद टोटेम एम्बर रंग का था। राइजिंग लिजर्ड ने मेडुसा स्नैक दानव की आस्तिक बनने की इच्छा की पुष्टि करने के लिए टोटेम का उपयोग किया। लिन युआन इस प्रक्रिया के दौरान राइजिंग लिजर्ड के विचारों को पढ़ने के लिए कनेक्टेड टेल्स का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि विश्वास की शक्ति आत्मा और अन्य की शक्ति से भिन्न थी। ये शक्ति रहस्यमय थी और लिन युआन क्षण भर के लिए भी इस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। विश्वास की शक्ति ने मेडुसा सांप दानव और उभरती छिपकली को एक साथ इस हद तक मजबूती से बांध दिया कि बढ़ती छिपकली एक विचार से मेडुसा सांप दानव की जान ले सकती थी। राइजिंग लिजर्ड की शक्ति से विश्वास भी मजबूत हुआ। लिन युआन इस रहस्यमय शक्ति की लालसा रखता था।
उसने अभी अभी दलदली दुनिया में कदम रखा था और उसके पास अपने कई प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। हालांकि उन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा को कम कर दिया। राइजिंग लिजर्ड की भाषा सीखने के लिए जीनियस ने कनेक्टेड टेल्स का भी उपयोग किया। जीनियस ने एक पल बाद बच्चों जैसी आवाज़ में लिन युआन से कहा, युआन, मुझे लगता है कि राइजिंग लिजर्ड और मेडुसा स्नैक डेमन एक ही भाषा बोलते हैं। हालांकि मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मुझे अपनी चेतना को मेडुसा स्नैक दानव के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टेड टेल्स का उपयोग करने की आवश्यकता है। जब मैं राइजिंग लिजर्ड की भाषा सीख रहा हूं तो मैं इसकी तुलना मेडुसा स्नैक डेमन से करूंगा, ये देखने के लिए कि क्या वे समान हैं। यदि वे वास्तव में वही हैं तो मुझे आधा घंटा दें और मैं बढ़ती छिपकली और मेडुसा सांप दानव के साथ संवाद करने में सक्षम हो जाऊंगा। फिर आप मुझे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं और दलदली दुनिया की भाषा का उपयोग करके उनसे बात कर सकते हैं। जीनियस के शब्द लिन युआन के लिए सुखद आश्चर्य थे। यदि वह इसकी खोज करते समय दलदली दुनिया की भाषा जल्दी सीख सके तो इससे आगे की खोज बहुत आसान हो जाएगी। लिन युआन के पास मेडुसा स्नैक दानव से पूछने के लिए भी कई चीजें थीं। वह स्नैक चेंज मेडुसा को अनुबंधित करना चाहता था और इसे एक संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई से गुजरने में सक्षम बनाना चाहता था। चूंकि स्नैक चेंज मेडुसा एक क्लास एक आयामी जीवन रूप था, इसलिए इसे स्रोत प्रकार की ऊर्जा के केवल 100 सेट की आवश्यकता थी। स्रोत प्रकार की ऊर्जा के 100 सेट लिन युआन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वह ये भी देखना चाहता था कि संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई का अनुभव करने और एक और प्रेरित बनने के बाद स्नैक चेंज मेडुसा पर एक टोटेम भी दिखाई देगा या नहीं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 958 आयामी जीवन रूप गुण देखना संभव। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 958 आयामी जीवन रूप गुण देखना संभव। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 958 आयामी जीवन रूप के गुणों को देखना संभव। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन ने कनेक्टेड टेल्स के माध्यम से राइजिंग लिजर्ड को अपनी योजना बताई और वह तुरंत मेडुसा स्नैक दानव पर दहाड़ने लगी। मेडुसा स्नैक दानव जल्दी से खड़ा हुआ। उसने स्नैक चेंज मेडुसा को अपने बालों से बाहर निकाला और बाहर निकाला। वह ध्यान की ओर खड़ा था, मानो वह लिन युआन के आदेश देने की प्रतीक्षा कर रहा हो। लिन युआन ने जीनियस की ओर सिर हिलाया और जीनियस की एक और पूंछ गिर गई और एक चांदी की कड़ी में बदल गई जो मेडुसा स्नैक दानव और जीनियस को जोड़ती थी। लिन युआन की पीठ से 4 काले पंख निकले और वह कांपते सांप परिवर्तन मेडुसा को प्राप्त करने के लिए मेडुसा सांप दानव के पास उड़ गया। स्नैक चेंज मेडुसा को समझ में नहीं आया कि उसकी माँ, जो उसके जन्म के बाद से ही उसे पालती थी, अचानक उसे एक अजनबी को क्यों सौंप रही थी। वह अपनी माँ के हाथ में ऐसे मुड़ने लगा मानो कह रहा हो, माँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे बालों में पूरी तरह छुप जाना चाहता हूँ। उसकी माँ की उदासीनता और लिन युआन के आसन आगमन ने छोटे स्नैक चेंज मेडुसा को और भी अधिक भयभीत कर दिया। जैसे ही लिन युआन का हाथ उसके संपर्क में आने वाला था, उसने उत्सुकता से खुद को समेट लिया और अपना सिर दूर कर लिया। जब लिन युआन ने यह देखा तो उसका स्पर्श नर्म हो गया। आमतौर पर मेडुसा स्नैक दानव अपने जन्म के 1 साल बाद कक्षा 2 में विकसित होने में सक्षम होगा। हालांकि ये स्नैक चेंज मेडुसा 1 साल से भी कम पुराना लग रहा था। लिन युआन ने धीरे से स्नैक चेंज मेडुसा को अपने कब्जे में ले लिया और उसके दूसरे हाथ में एक बुना हुआ इंद्रधनुष कोट दिखाई दिया। चूंकि मेडुसा सांप दानव मानव रूप का था, इसलिए उसका आहार भी मनुष्यों के समान ही था। लेकिन दलदली दुनिया के पर्यावरणीय कारकों के कारण मेडुसा स्नैक दानव के पास केवल कच्चा भोजन ही उपलब्ध था। भुनी हुई इंद्रधनुषी मछली के कोट की खुशबू स्नैक चेंज मेडुसा की नाक में चली गई और उसकी भूख तुरंत बढ़ गई। अपना सिर दूर रखने के बावजूद स्नैक चेंज मेडुसा की जीभ बाहर निकलने लगी। चूंकि ऐसा लग रहा था कि स्नैक चेंज मेडुसा कुछ समय तक इसी अवस्था में रहेगा, लिन युआन ने धीरे से उसके नर्म तराजू को छुआ। लिन युआन ने अपना स्पर्श बेहद कोमल रखा ताकि स्नैक चेंज मेडुसा को पता चल जाए कि उसका उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। एक क्षण के बाद स्नैक चेंज मेडुसा का सिर कुंडल से बाहर आ गया और वह बारी बारी से लिन युआन को डर से घूर रहा था और उसके हाथ में भुने हुए इंद्रधनुष मछली के कोट पर लार टपका रहा था। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए स्नैक चेंज मेडुसा के मुंह के पास मछली का कोट पकड़ लिया। वह जानता था कि वह ये नहीं समझ पाएगा कि स्नैक चेंज मेडुसा क्या कह रहा है, इसलिए उसने उससे संवाद करने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना किया कि धीरे धीरे इंद्रधनुषी मछली के कोट को स्नैक चेंज मेडुसा के सामने घुमाया ताकि वह जब चाहे उसे खा सके। एक बार जब स्नैक चेंज मेडुसा को आश्वासन दिया गया कि लिन युआन ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो उसने इंद्रधनुषी मछली के कोट के लिए अपनी लालसा को हावी होने दिया। फिर उसने प्रसन्न ध्वनि निकालते हुए इंद्रधनुषी मछली के कोट को काट लिया। स्नैक चेंज मेडुसा का सिर इधर उधर घूम रहा था जैसे कि यह अब तक चखी गई सबसे स्वादिष्ट चीज हो। लिन युआन को स्नैक चेंज मेडुसा के साथ अनुबंध करने की कोई जल्दी नहीं थी। चूंकि मेडुसा सांप दानव राइजिंग लिजर्ड का विश्वासी बन गया था, ये लिन युआन के दुश्मनों में से एक के समान ही अच्छा था। इस प्रकार उसके लिए अपनी बेटी का स्वागत किए बिना अनुबंध करना अनुचित होगा। जब लिन युआन ने स्नैक चेंज मेडुसा, राइजिंग लिजर्ड और मेडुसा स्नैक दानव को देखा तो उसे सिरदर्द महसूस हुआ। वह ट्रू डेटा का उपयोग करके किसी व्यक्ति की विशेषताओं की जांच करने का आदी था और उसी तरह से आयामी जीवन रूपों की जांच करने में असमर्थ होना उसके लिए अजीब लगा। उसी समय लिन युआन के दिमाग में मोबियस की आवाज़ गूंजी। युआन, ट्रू डेटा इस तरह से काम करता है कि यह खुद को एक विशेष दुनिया से बांध लेता है। एक बार एक निशान छूट जाने पर आप उस दुनिया में किसी भी संदेह का विश्लेषण करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। एक बार जब आप दलदली दुनिया में किसी स्थान पर ताला लगाने के लिए क्रेन हब का उपयोग करते हैं तो यह एक निशान बनाने के बराबर होगा। फिर आप आयामी जीवन रूपों की विशेषताओं की जांच करने में सक्षम होंगे।
लिन युआन का चेहरा खुशी से चमक उठा। यदि वह बढ़ती छिपकली पर सच्चे डेटा का उपयोग कर सकता है तो वह प्रेरितों की क्षमताओं को समझने में सक्षम होगा। हालांकि वह दलदली दुनिया में छाप छोड़ने के लिए क्रेन हब का उपयोग करने के मामले को हल्के में नहीं ले सकता था, क्योंकि उसकी पसंद स्थायी होगी और उसके पास वहां विस्तार के लिए अपनी योजना शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए स्थान के चुनाव को गंभीरता से लेना पड़ा। एक बार जब जीनियस ने दलदली दुनिया की भाषा सीख ली तो लिन युआन ने मेडुसा स्नैक दानव से पूछने की योजना बनाई कि क्या विस्तार और निर्माण के लिए पास में कोई उपयुक्त स्थान है। लिन युआन के पास स्थान के लिए उच्च मानक नहीं थे, उसे केवल एक बड़े और संलग्न स्थान की आवश्यकता थी ताकि उसके पास धीरे धीरे विशाल खजाने की छाती में विस्तार करने के लिए पर्याप्त समय हो, जो कि दलदली दुनिया थी। जब लिन युआन और मोबियस बोल रहे थे, जीनियस ने कहा, युआन, मैंने दलदली दुनिया की काफ़ी हद तक भाषा सीख ली है। हालांकि मेरे लिए भाषा को स्पष्ट करना कठिन है। इसका उपयोग करने में सक्षम होने से पहले मुझे कठिन अभ्यास करना होगा। लिन युआन ने जीनियस को उठाया और कहा, जीनियस, टूल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करें। जीनियस ने म्याऊं म्याऊं की और सफ़ेद चश्मे का जोड़ा पहन लिया। लिन युआन ने अपनी नाक पर सफ़ेद चश्मा पहना था और दलदली दुनिया की भाषा के बारे में जानकारी उसके दिमाग में भर गई। जैसे ही वह मेडुसा सांप दानव से बात करने वाला था, शब्दों की प्रभावशाली धारा उसके होठों से निकलते ही अनाड़ी और कर्कश हो गई। लिन युआन को आखिरकार एहसास हुआ कि जीनियस ने क्यों कहा था कि मार्श दुनिया की भाषा का तुरंत उपयोग करना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुंह की मांसपेशियां ऐसे विदेशी अक्षरों को उत्पन्न करने के लिए तुरंत अनुकूलित नहीं हो पाती थीं। राइजिंग लिजर्ड के विश्वासी के रूप में मेडुसा स्नैक दानव लिन युआन के प्रति राइजिंग लिजर्ड की आज्ञाकारिता और सम्मान को महसूस कर सकता था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 959 वेंडी फे इवोल्यूशन मचेंट सी 959 वेंडी प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन अध्याय 959 वेंडी अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। इस प्रकार मेडुसा सांप दानव लिन युआन के प्रति असाधारण रूप से सम्मानजनक था। फिर भी जब लिन युआन ने जो कहा उसे सुनकर उसकी भौहें झुंझला गईं। ये स्पष्टतः सर्वशक्तिमान व्यक्ति जिसका एक प्रेरित भी आदर करता था ठीक से बात क्यों नहीं कर सका। वह अपने बड़बड़ाते शब्दों से क्यों कहना चाह रहा था। लिन युआन के पास दलदली दुनिया की भाषा बोलने का आदी होने के लिए अपने मुंह की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने का समय नहीं था। उन्होंने एक स्टोरेज बॉक्स से मसल हाइपोथीमेसिया ग्रास का एक ब्लेड निकाला और हाइपर मेमोरी स्थिति को प्रेरित करने के लिए इसे अपने मुंह में रखा। इसके बाद उसने हैरान मेडुसा सांप दानव से कहने से पहले दलदली दुनिया की भाषा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। क्या पास में एक बड़ा बंद खाली क्षेत्र है जिसके चारों ओर छिपे हुए संसाधन हैं? एक बुद्धिमान जीवन रूप होने के बावजूद मेडुसा सांप दानव यह नहीं समझ सका कि यह व्यक्ति जो कुछ सेकंड पहले अपने शब्दों को लेकर लड़खड़ा रहा था, अब अचानक इतने प्रवाह के साथ क्यों बोल सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मेडुसा स्नैक दानव ने लिन युआन को इंतजार करते हुए छोड़ने की हिम्मत नहीं की। जवाब देने से पहले उसने कुछ देर तक गंभीरता से सोचा। जब मैं वेंडी से गर्भवती थी तब मेरी मुलाकात एक ऐसी जगह से हुई जो आपके विवरण के अनुकूल है। ये चौड़ा है और इसके चारों ओर 3 पहाड़ हैं। यह मार्श मगरमच्छों से भी भरा है जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। हालांकि वहाँ 3 मगरमच्छ खाने वाले मार्श बिलाव हैं और सबसे पहले उन्होंने ही मुझे उस क्षेत्र से बाहर खदेड़ा था। सबसे मजबूत कक्षा 6 भी है, लेकिन उस समय मैं वेंडी से गर्भवती थी और उनके साथ लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं हुई। यदि मैंने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया होता तो मुझे मार्श सॉइल रॉक कछुए द्वारा परेशान नहीं किया जाता। सुनते ही लिन युआन ने सिर हिलाया। ये पता चला कि स्नैक चेंज मेडुसा जो मित्रतापूर्ण हो गया था और अब उसकी कलाई के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसे वेंडी कहा जाता था। मेडुसा स्नैक डेमन ने इसके चारों ओर 3 पहाड़ों के साथ जिस बड़े क्षेत्र का उल्लेख किया था वह लिन युआन की आवश्यकताओं के अनुरूप था। दलदली दुनिया में पहाड़ अत्यंत दुर्लभ थे। मुख्य दुनिया के विपरीत दलदली दुनिया में पहाड़ों का निर्माण बड़ी मात्रा में कठोर मिट्टी से हुआ था, जिसकी संरचना दलदल के तल पर मौजूद मिट्टी के समान थी। इस प्रकार दलदली दुनिया के पहाड़ क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं बनेंगे। यदि लिन युआन को कभी भी वे पहाड़ अवरोधक लगे तो वह उन्हें आसानी से गिरा सकता था। गिरे हुए पहाड़ों से आने वाली मिट्टी लंबे समय तक लिन युआन को शुद्ध पृथ्वी प्रकार की ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होगी। लिन युआन ने मेडुसा स्नैक दानव से पूछा, क्या आप अभी भी वह जगह ढूंढ सकते हैं? मेडुसा स्नैक दानव ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, मेडुसा स्नैक दानवों के पास उन सड़कों और रास्तों की फोटोग्राफिक स्मृति है जिन पर हमने अतीत में यात्रा की है और हम उनमें से किसी को भी कभी नहीं भूलेंगे। वह स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है। मैं 3 महीने में वहाँ पहुँच सकूंगा। लिन युआन को अजीब तरह से खांसी हुई। मेडुसा सांप दानव किसी भी तरह से धीमा नहीं था। वह दूरी जो वह 3 महीनों में दलदल में तेज गति से तय कर सकती थी, जो कि उसका सबसे आरामदायक क्षेत्र था, किल फूड स्काई बटरफ्लाई की तेज गति के 1 घंटे के बराबर होगी। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया और उभरती हुई छिपकली को पत्ती के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में लौटा दिया। उन्होंने मेडुसा स्नैक दानव को निर्देश देने के लिए किल फूड स्काई बटरफ्लाई पर चढ़ने का निर्देश दिया। अपने पंखों के कुछ फड़फड़ाहट के साथ किल फूड स्काई बटरफ्लाई मेडुसा स्नैक दानव द्वारा बताई गई दिशा में उड़ गई। किल फूड स्काई बटरफ्लाई के उड़ान भरने से ठीक पहले इसने तितली के चित्र जारी किए, जिन्होंने मार्श सॉइल रॉक टर्टल के शरीर के अंदर से दलदली मिट्टी को खोदा। नीले तितली छायाचित्र ने दलदली मिट्टी को लिन युआन के हाथों में गिरा दिया। मार्श सॉइल रॉक कछुआ अपने शरीर में दलदली मिट्टी के कारण खुद को ठीक करने और हमलों से मुक्त होने में सक्षम था। लिन युआन को नहीं पता था कि क्लास 7 मार्श सॉइल रॉक टर्टल की शुरुआत कितनी दलदली मिट्टी से हुई थी, लेकिन अब इसमें केवल 13 मध्य श्रेणी के टुकड़े और एक उच्च श्रेणी का टुकड़ा था जिसे रस्ट माइन सॉइल कहा जाता था।
NOVALB1N। रस्ट माइन मिट्टी दुर्लभ उच्च श्रेणी की दलदली मिट्टी में से एक थी और यह अधिकांश पौधे प्रकार के जीवों के लिए बेकार थी। हालांकि ये चुनिंदा संख्या में धातु संयंत्र प्रकार के फे के लिए बेहद फायदेमंद था। लिन युआन ने लाल खदान की मिट्टी को फार्मे हवेली से वापस लौटने और कांस्य लीजेंड गोल्ड कर्टेन पेनीज को पोषण देने के लिए उपयोग करने की योजना बनाई। अचानक उसे एहसास हुआ कि अब से वह दलदली मिट्टी प्राप्त करने के लिए मार्श सॉइल रॉक कछुओं को मार सकता है। यह मार्श मगरमच्छ से संक्रमित दलदल में धीरे धीरे खुदाई करने से कहीं अधिक आसान था। वह भविष्य में मार्श सॉइल रॉक कछुओं का भी पालन पोषण कर सकता है और अधिक दलदली मिट्टी की खोज के लिए उनका उपयोग कर सकता है। लिन युआन ने देखा कि मार्श सॉइल रॉक टर्टल ने जिन मार्श मगरमच्छों को मारा था उनमें मांस खाने वाले बैक्टीरिया भरे हुए थे जो 1 घंटे के भीतर 1 मीटर तक लंबे हो गए थे। ये स्पष्ट था कि मांस खाने वाले बैक्टीरिया दलदली दुनिया में दलदली आयामी दरार की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय थे। नीचे की काली मिट्टी को छोड़कर खून से सना हुआ दलदल अब पूरी तरह से साफ हो गया था। लिन युआन को लगा कि यह मुख्य दुनिया के पर्यावरण से भी अधिक स्वच्छ हो सकता है। उन्होंने दलदली दुनिया की भाषा में वैंडी से कहा, वैंडी, क्या तुम मेरे साथ अनुबंध करके मेरी दोस्त बनोगी? वैंडी ने अपना छोटा सिर उठाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिन युआन किस बात का जिक्र कर रहा था। उसने उन इंद्रधनुषी मछलियों के कोट और उनके नशीले स्वाद के बारे में सोचा जो उसने अभी अभी निगल लिए थे। आपके साथ अनुबंध करके आपका मित्र बनने के बाद क्या मैं उन कुरकुरे भुने हुए टुकड़ों को खा सकता हूँ? लिन युआन दांत से मुस्कुराया। एक बार जब तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा हो जाएगा। मैं तुम्हें उन भुने हुए टुकड़ों से भी अधिक स्वादिष्ट चीजें खिलाऊंगा। वैंडी ने अपनी पूंछ झटकी लेकिन नहीं मानी। इसके बजाय उसने अपनी मां की ओर देखा। मेडुसा स्नैक दानव इस समय किल फूड स्काई बटरफ्लाई की गति से आश्चर्यचकित होने में व्यस्त था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 960 3 फूलों वाला सांप आंख वाला टोटेम। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 960 3 फूलों वाली सांप आंखों वाला टोटेम। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 960 3 फूलों वाला सांप आंख वाला टोटेम। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। मेडुसा स्नैक दानव समझ सकता था कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई कितनी शक्तिशाली थी। लिन युआन के प्रति सम्मान और उसे खुश करने की उत्सुकता के साथ यह असंभव था कि मेडुसा स्नैक दानव वैंडी की ओर से मना कर देगा। अपनी मां के सिर को हिलाते हुए वैंडी लिन युआन के कान के पास गई और फुसफुसाई, मैं ये करूंगी। लिन युआन ने धीरे से वैंडी पर अपना हाथ रखा और उसके साथ एक अनुबंध बनाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की। एक बार अनुबंध बन जाने के बाद लिन युआन और वैंडी की आध्यात्मिक ऊर्जा जुड़ गई, जिससे वैंडी पहले से भी अधिक स्नेही हो गई। चूंकि किल फूड स्काई बटरफ्लाई मेडुसा स्नैक दानव को भी ले जा रही थी, इसलिए उसने अपना विस्तार कर लिया था। जब यह उड़ रहा था तो इसने लिन युआन, मेडुसा स्नैक डेमन और वैंडी को हवा की धाराओं से बचाने के लिए एक ऊर्जा ढाल भी स्थापित की थी। लिन युआन को एहसास हुआ कि दलदली दुनिया में जगह मुख्य दुनिया की तुलना में कहीं अधिक स्थिर थी। यहाँ तक कि जब किल फूड स्काई बटरफ्लाई पूरे जोश में थी तब भी दलदली दुनिया में जगह वैसी तरंगित नहीं हुई जैसी मुख्य दुनिया में हुई थी। शायद यही कारण था कि मुख्य दुनिया में आयामी दरारें खुल गईं। चूंकि उसके पास अभी करने के लिए और कुछ नहीं था, लिन युआन ने वैंडी को संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई का अनुभव करने में सक्षम बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को बुलाया और आदेश मिलने के बाद उसने किल फूड स्काई बटरफ्लाई की पीठ पर नृत्य करना शुरू कर दिया। लहराती स्कर्ट से 100 धागे वैंडी की ओर बढ़े और हल्के एम्बर स्रोत प्रकार की ऊर्जा जल्द ही वैंडी के शरीर में प्रवाहित हो गई। मेडुसा सांप दानव ने जब देखा कि क्या हो रहा है तो वह तुरंत घबरा गया। फिर भी उसने कोई भी लापरवाह हरकत करने की हिम्मत नहीं की। वैंडी अचानक मेडुसा में बदल गई और अपने मेडुसा रूप और सांप के रूप के बीच पलटने लगी। लिन युआन ने स्नैक चेंज मेडुसा पर अपनी नजर रखी थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई का अनुभव करने के बाद यह अपने आधे मानव रूप में वापस आ जाएगा। वैंडी का मेडुसा रूप लगभग 5 साल पुराना लग रहा था और उसके सिर पर गहरे हरे बाल, अलाबस्टर त्वचा, गोल हरी आंखें थीं। वैंडी एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह लग रही थी। जब वैंडी अपने मेडुसा और सांप के रूप के बीच स्विच कर रही थी, लिन युआन ने देखा कि उसके सांप के आधे हिस्से का रंग हल्का होता जा रहा था। अंततः यह हरे रंग का हो गया जो जैस्मीन लिली की पत्तियों के रंग जैसा था। लिन युआन ने यह भी देखा कि वैंडी की पुतलियां 3 भागों में विभाजित हो गई थीं और प्रत्येक एक फूल के आकार में बदल गई थी। आखिरकार 3 फूल मिलकर एक गुलदस्ता बन गए। उसी समय वैंडी के माथे पर विद्यार्थियों के लिए 3 फूलों के गुलदस्ते के साथ एक आंख के आकार का एक कुलदेवता दिखाई दिया। एम्बर टोटेम की उपस्थिति ने संपूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई के अंत का संकेत दिया। मेडुसा सांप दानव अपनी बेटी को आश्चर्य से और लिन युआन को भय से देख रहा था। प्रेरित मेडुसा सांप दानव के लिए ज्ञात सबसे मजबूत और सबसे गुप्त प्राणी थे। प्रेरित का विश्वासी बनना किसी के लिए अकल्पनीय सम्मान था। मेडुसा सांप दानव उस प्रकार की शक्ति की थाह नहीं ले सका जो प्रेरितों को आकार दे सकती थी। क्या किंवदंती सच हो सकती है? एक बार जब वैंडी की पूरी स्रोत प्रकार की सफाई पूरी हो गई तो वह अपनी बाहों तक पहुंचने से पहले लिन युआन के सामने फिसल गई। वैंडी की फैली हुई भुजाओं ने लिन युआन को अंधा कर दिया। वर्तमान में वैंडी लगभग 5 वर्ष की लग रही थी और लगभग उसी उम्र की लग रही थी जितनी चूसी की थी जब उसने उसके जीवन की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उन दिनों को याद किया जब वह और चूसी ने जीवन जीने के लिए संघर्ष किया था। लिन युआन ने वैंडी को उठाया और देखा कि उसके हरे हरे बाल कुछ अजीब थे। मेडुसा सांप दानव के रूप में क्या उसके बालों में सांप नहीं होने चाहिए? इसके स्थान पर सामान्य मानव जैसे बाल क्यों थे?
इसके अलावा वेंडी स्पष्ट रूप से स्नेक चेंज मेडुसा थी, तो यह मेडुसा सांप दानव जैसा क्यों दिखता था? जब लिन युआन सोच रहा था, वेंडी 3 सेंटीमीटर लंबे सांप में बदल गई, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसे जेड से बनाया गया हो। वेंडी लिन युआन की बाहों से बाहर निकली और वापस अपने मेडुसा रूप में बदलने से पहले अपनी माँ के पास गई। इसने अपनी बाहें अपनी माँ की ओर फैला दी। तभी लिन युआन को एहसास हुआ कि वेंडी अपने सांप के रूप और मेडुसा के रूप के बीच स्विच कर सकती है। मेडुसा सांप दानव ने वेंडी को उठाने की हिम्मत नहीं की। लिन युआन ने सोचा, यदि मेडुसा स्नैक दानव राइजिंग लिजर्ड का विश्वासी नहीं बना होता तो वह पहले से ही वेंडी के सामने घुटने टेक रहा होता। इस हालिया विकास ने लिन युआन को प्रेरितों के बारे में एक और अंतर्दृष्टि दी। प्रेरित केवल एक पदवी ही नहीं बल्कि एक पद भी था। प्रेरितों को निश्चित रूप से आयामी जीवन रूपों से ऊपर स्थान दिया गया था और वे रिश्तेदारी के बंधनों को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। लिन युआन को कुछ खटक गया। दलदली दुनिया में स्थान को चिन्हित करने के लिए क्रेन हब का उपयोग करने के बाद वह अंततः वेंडी और मेडुसा स्नैक दानव की विशेषताओं की जांच करने में सक्षम होंगे। कुछ ही समय बाद किल फूड स्काई बटरफ्लाई मेडुसा स्नैक दानव के निर्देशानुसार उस स्थान के लिए उड़ान भरी। जब उसने वह जगह देखी तो लिन युआन की आंखें चमक उठीं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेडुसा सांप दानव ने वर्णित किया था। तीनों पहाड़ मिट्टी के बड़े ढेर नहीं थे बल्कि गीली मिट्टी के बड़े ढेर थे। मिट्टी ने दलदल की नमी को दूर कर दिया और बड़े जीवों का वहां रहना मुश्किल कर दिया। ये स्थान लिन युआन को संतुष्ट करता था और बेरिन रिवर ऑर्किड बर्ड की आवश्यकताओं के अनुरूप था। जैसे ही उसने अपने नीचे की मिट्टी को देखा, लिन युआन से एक हल्की जानलेवा आभा उभरी। इस जगह को साफ करने का समय आ गया है, वह गुर्राया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।